यह कहानी आरजू की है। अचानक एक शाम उसकी सौतेली बहन ने एहसान जताते हुए ज़बरदस्ती उसे पापा के साथ सिंघानियास की ग्रैंड पार्टी में भेज दिया। उसने ज़िंदगी में पहली बार इतनी आलीशान पार्टी देखी थी। तभी उसकी नज़र बिजनेस टाइकून राहुल सिंघानिया पे पड़ी। हमेशा की तरह वो आज भी लड़कियों के बीच घिरा हुआ था। राहुल सिंघानिया की फ़ोटो हर रोज़ एक नई गर्लफ्रेंड के साथ न्यूज़पेपर में छपती थी। वो उसे नज़रें फेरती हुई चुपचाप जाकर आइसक्रीम के मज़े लेने लगी। लेकिन तभी किसी ने उसके पास आकर कहा, ये होगी मेरी वाइफ मिसेस सिंघानिया। उसने नज़रें उठाई तो सामने राहुल को देख उसके होश उड़ गए। आरजू अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। लेकिन पापा उसकी बात को अनसुना करके बोले, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या आरजू की शादी सच में राहुल से हो जाएगी? आखिर आरजू के फादर ने क्या शर्त रखी थी? राहुल ने अचानक आरजू से शादी करने का फैसला क्यों लिया था? यह सब जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसका अगला भाग या फिर इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरजू एक इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की थी। इसके अलावा भी उसका दिमाग बहुत तेज था। वो अपने पापा की कंपनी में छोटी सी कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। उसके पापा की दूसरी पत्नी और उसकी बेटी सौम्या, उसके पहले पति की बेटी, ने इसे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। ये पढ़ने में तेज थी तो इसके पापा ने इसे अमेरिका भेज दिया पढ़ने। इसने डिग्री वही की, लेकिन वो ज्यादा देर वहां रह नहीं सकी और वापस आ गई। इसकी बहन पहले से ही पापा की कंपनी में काम कर रही थी। वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी। उसके पापा ने सौम्या को ही कहा, आरजू को कंपनी में काम दे दो। उसने उसे अपनी असिस्टेंट की असिस्टेंट रखा। सौम्या को जो भी काम मिलता वो अपने असिस्टेंट के जरिए आरजू से करवाती और नाम उसका होता। उसका हर प्रोजेक्ट हिट होता और इनाम हर बार सौम्या को ही मिलता। आरजू को सब पता था, पर उसने अपनी मरती माँ को वचन दिया था कि वो अपने पापा के साथ ही रहेगी और उनकी हर बात मानेगी। उसने ऐसा ही किया। वो अपने पापा की हर बात मानती थी। जब वो छोटी थी तो वो सौतेली माँ और बहन की शिकायत पापा से कर देती थी, पर पापा सब सुनने के बाद उनकी ही बात को सच मानते थे। तब से इसने शिकायत करना छोड़ दिया। सब कुछ चुपचाप सहती रही। आरजू पहले ही कंपनी चली गई थी। सुबह नाश्ते के वक्त पापा बोले, आज शाम को मिस्टर राम सिंघानिया ने अपने बेटे राहुल की बर्थडे पार्टी दी है। उन्होंने सब छोटी बड़ी कंपनियों के मालिकों को परिवार समेत बुलाया है। वो राहुल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बेटियों में से एक को चुने। इससे हमारी किस्मत भी जाग जाएगी, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। राहुल सिंघानिया भारत के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था। उसकी आए दिन अखबार में फोटो आती थी, कभी किसी लड़की के साथ तो कभी किसी और लड़की के साथ। वो कभी भी किसी के साथ ज्यादा समय तक रिश्ता रखता नहीं था। आजकल वो मशहूर हीरोइन दिव्या के साथ हर खबर के फ्रंट पेज पर आ रहा था। हर मैगजीन में उसकी फ्लर्ट की कहानियां थी। पूरे देश में वो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादे के तौर पर जाना जाता था। माँ बेटी दोनों नाश्ता करके सौम्या के कमरे में चली गई। सौम्या बोली, मैं नहीं जाऊंगी उस पार्टी में। वो कोई बंदा है, रोज नई लड़की के साथ घूमता फिरता है। कोई पागल लड़की ही उससे शादी करेगी। माँ, मुझे नहीं जाना। माँ बोली, ठीक है बेटा, हम पापा से बात कर लेते हैं। यहाँ आ, मेरी बात सुन। माँ ने उसे पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसका चेहरा खिल उठा। वो बोली, चलो पापा से बात करते हैं। उसके पापा अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। वो दोनों वहां आई। सौम्या बोली, पापा, मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं ये चांस आरजू के लिए छोड़ती हूँ। आप पार्टी में उसे ही ले जाइएगा। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो चुनी जाए। बेटे, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम हमेशा आरजू के भले की ही सोचती हो। चलो ये भी ठीक है, मैं अब सिर्फ आरजू को ले जाऊंगा। उससे कहना कि शाम को तैयार रहे। कहकर वो सौम्या के साथ कंपनी के अंदर आ गए। शाम 7 बजे आरजू अपने पापा के साथ पार्टी में गई। बहुत ही बड़ी पार्टी थी। आलीशान हॉल में हर चीज एक से बढ़कर एक थी।
आरजू ने हल्के हरे रंग का गाउन पहन रखा था और हल्का सा मेकअप किया था। वहाँ हर लड़की एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेस पहनी थी और बड़े बड़े सैलून से तैयार होकर आई थी। आरजू उन सब में से अकेली चमक रही थी और ऐसी चमक किसी और में नहीं थी। पार्टी शुरू हो गई थी। सिंघानिया परिवार स्टेज पर आ गया। उन्होंने सबका वेलकम किया। सबने ताली मारकर उनका स्वागत किया। मिस्टर राम सिंघानिया ने सबका स्वागत करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने बेटे के लिए भावी बहू ढूंढना चाहता हूँ। इसे आप स्वयंवर ही समझे। यहाँ आई लड़कियों में से मेरा बेटा जिसे भी पसंद करेगा, मैं उसी से उसकी शादी करा दूंगा। सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सब लड़कियां स्टेज के पास चली गई ताकि राहुल उसे पसंद कर ले। सब अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थी। राहुल ने सबको देखा, फिर उसने हॉल में नजरें घुमाई। उसने देखा कि सभी लड़कियां स्टेज के पास थी। बस एक लड़की दूर कोने में बैठी आराम से कुछ खा रही थी। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो स्टेज से उतरा। सारी लड़कियां सीढ़ियों के पास हो गई। वो सब लड़कियों को पीछे छोड़कर उस अकेली लड़की की तरफ बढ़ गया। सब लड़कियां मायूस हो गई। राहुल उस टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। लड़की बिना मुंह ऊपर किए अपनी बगल की कुर्सी पर शिफ्ट हो गई। उसे लगा कि कोई सीट मांग रहा है। राहुल वहां बैठ गया। वो उसे खाते हुए देख रहा था। वो उसके पास बैठा रहा। जब वो खाना खा हटी तो उसने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज की तरफ ले आया। सब लड़कियां उस लड़की को देख रही थी और उससे जल रही थी। उसने साधारण सा हल्के रंग का गाउन पहन रखा था। राहुल ने उसके विरोध के बावजूद उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसे स्टेज पर ले आया और बोला, पापा, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। गुड चॉइस राहुल। आरजू परेशान हो गई। वो धीरे से बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी, आप किसी और लड़की को ढूंढ ली। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर राहुल ने उसे कस के पकड़ रखा था। तभी सामने से आरजू के पापा आ गए और स्टेज पर आते ही बोले, मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि आपने उसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचा। फिर आरजू के पास आकर बोले, बेटी, मैं बहुत खुश हूं। मुझे पता था कि ये तुम्हें ही चुनेगा। मिस्टर राम अपने बेटे के अय्याश स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने आरजू के फादर के सामने एक डील का लालच देकर ये शर्त रखी कि ये शादी आज के आज ही करवानी होगी। आरजू को कुछ पता नहीं था। उसे बिल्कुल नहीं बताया गया था कि पार्टी में ऐसा कुछ होगा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि राहुल उसे शादी के लिए सिलेक्ट करेगा। सब तालियां बजा रहे थे। उसे कुछ स्टाफ के लोग अपने साथ ले गए और उसे दुल्हन की तरह सजा के वापस हॉल में ले आए। वहां बीचों बीच मंडप था। राहुल मंडप में खड़ा था और वो लोग आरजू को भी मंडप में ले आए। पापा की बात सुनकर उसने विरोध करना छोड़ दिया और चुपचाप फेरे लेती रही। उधर राम सिंघानिया ने कुछ पेपर साइन करके पापा को दिए। वो बहुत खुश दिख रहे थे। आरजू उनकी तरफ देखकर हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके पापा ने उसे बेच दिया हो। उसने मन ही मन अपनी माँ को याद किया। माँ, मैंने तुझसे किया वादा निभाया। बस आज से मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे इनके हाथों बेच दिया है। आज से मेरा उनका रिश्ता खत्म। जिस बाप को अपनी बेटी को विदाई पर रोने की बजाय हंसी आए, वो कैसा बाप। वो सोच में डूबी थी कि पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ। राहुल ने एक लेडी को उसे घर ले जाने को कहा। वो लड़की उसे एक लंबी सी कार में एक बड़े से घर में ले आई और उसे एक कमरे में छोड़कर बोली, मैडम, आज से यही आपका घर और यही आपका कमरा है। मेरा नाम लीजा है। मैं इस घर की हाउसकीपर हूँ। आपको कोई भी काम हो आप मुझे बता दीजिएगा। कहकर वो चली गई। आरजू को नए घर में अजीब लग रहा था। उस पर वो अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद वो उठी और उठकर कमरे की अलमारी खोली। वहां लड़कियों की तरह तरह के कपड़े थे। वो सोच रही थी कि ये किसके हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने कहा, आ जाओ। लीजा थी। उसने अंदर आकर उससे कहा, ये कपड़े आपके हैं। सर ने खास आपके लिए मंगवाए हैं। आप कुछ लेंगी? उसने आरजू को कपड़ों को घूरते देखा तो बताया, नहीं, मुझे नींद आ रही है। ओके, फिर आप रेस्ट करें, लीजा बोली और चली गई। उसने एक ड्रेस निकाली और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम बहुत ही शानदार था। वो आराम से बाथटब में बैठ गई। वो सारे दिन की थकी हुई थी।
नहाने के बाद वो आकर सो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अकेली ही थी। वो खुद पर हंसी, ये कैसी शादी है। वो ब्रश करके कमरे से बाहर आई। वो सीधा किचन की तरफ आ गई। वो देखकर हैरान रह गई कि घर में कई नौकर थे। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। लिजा उसके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। फिर सबको बुलाकर बोली, सब ध्यान से सुनो, ये हमारी मैडम है, हमें इनकी हर बात माननी है। सब नौकर उसके पास बारी बारी से आए, उसे गुड मॉर्निंग कहा और अपना अपना नाम बताया। आरजू ने सबसे प्यार से बात की, फिर बोली, लिजा मुझे बहुत भूख लगी है। लिजा ब्रेकफास्ट लेने गई तो आरजू अखबार देखने लगी। उसने जैसे ही अखबार सीधा करके खोला तो वो देखकर हैरान रह गई। राहुल की तस्वीर थी किसी मॉडल के साथ और ऊपर लिखा था कि राहुल सिंघानिया अपनी शादी के घंटे बाद ही रूबी के साथ थे। दोनों रात भर साथ थे। आरजू ने अखबार बिना पढ़े ही साइड पर रख दिया। वो मस्त होकर नाश्ते का वेट करने लगी। तभी डोरबेल बजी। राहुल अंदर आया। उसने कल का शादी वाला ही सूट पहन रखा था। उसने आरजू की तरफ देखा और खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आरजू ने उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहा। राहुल ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और आगे बढ़कर उसके पास पड़ा अखबार उठा लिया। उसने जैसे ही पेपर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आरजू की तरफ देखा और सोचने लगा, पेपर इसके पास पड़ा था, इसने भी देखा होगा, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सारी रात घर नहीं आया, उस पर इस तरह की खबर छपी है, फिर भी ये आराम से बैठी है। या तो ये ज्यादा ही सीधी है या फिर ज्यादा ही चालाक। नाश्ता आया तो आरजू मस्त होकर नाश्ता करने लगी। उसने राहुल की तरफ एक बार भी नहीं देखा। राहुल बिना नाश्ता किए उठकर चला गया। आरजू ने उसे जाते हुए देखा, फिर भी कुछ नहीं बोली। अपना नाश्ता करके वो कमरे में गई तो राहुल कमरे में नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो समझ गई कि राहुल नहा रहा होगा। फिर उसने फोन देखा, उसमें मैसेज था, सुबह 9 बजे ब्लू व्हेल क्लब। वो जल्दी से तैयार हुई और बाहर निकल गई। राहुल को कमरे में होती हलचल से पता लग गया था कि वो कमरे में है, लेकिन वो आराम से नहाता रहा। जब वो नहाकर बाहर आया तो वो कमरे में नहीं थी। वो तैयार होकर हॉल में आया और उसने लिजा से पूछा, आरजू कहाँ है? पता नहीं सर, कह गई है कि लंच बाहर ही करेगी। लिजा ने कहा। कहकर वो भी अपनी कार लेकर निकल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ गई होगी। कहीं वो अपने पापा की कंपनी में न चली गई हो। ये सोचकर वो अपनी कंपनी की तरफ जा रहा था कि उसके दोस्त रॉकी का फोन आया। कहाँ हो यार, आज सारा दिन पार्टी का वादा किया और भूल गया। हम तीनों कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हें याद भी नहीं, जल्दी आ जा। ओके, अभी आता हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कार दूसरी तरफ मोड़ ली। ब्लू व्हेल क्लब। रॉकी, उदय और ईशान तीनों ऊपर कमरे में बैठकर राहुल का ही वेट कर रहे थे। ये क्लब राहुल का था। 8:45 पर क्लब के बाहर एक बाइक आई। तीनों ने उस तरफ देखा। बाइक पर एक 25-26 साल का एक लड़का था जिसने लेदर की पैंट और जैकेट पहन रखी थी। उसके ब्राउन रंग के स्टाइलिश बाल थे। ऐसे लग रहा था मानो कोई मॉडल हो। वो तीनों उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, पर कोई भी उसे नहीं जानता था। तभी सामने से राहुल आ गया। वो लड़का जल्दी से अंदर चला गया। उन्होंने देख लिया था कि वो लड़का राहुल से नजर बचा के अंदर आया है। हो सकता हो राहुल का कोई पुराना हिसाब किताब हो। वो अंदर आकर कॉर्नर की सीट पर बैठ गया। उसने सामने शीशे में खुद को देखा और शरारती स्माइल की। ये क्लब सुबह से ही चालू हो जाता था। यहाँ बड़ी बड़ी डील्स होती थी। वो बार बार टाइम चेक कर रहा था। कुछ ही देर में 2 आदमी एक सूटकेस के साथ अंदर आए। राहुल ऊपर अपने दोस्तों के पास आ गया। उसके आते ही तीनों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। ईशान बोला, स्वागत है हम तीनों में से सबसे पहले शादी करने वाले राहुल सिंघानिया का। सब तालियां मारने लगे। यार तुम लोगों को तो सब पता है, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? पापा के कहने पर शादी कर ली है। उसे इतना तंग कर दूंगा कि खुद ही तलाक दे देगी। राहुल बोला, लेकिन यार क्या पता वो अच्छी हो और तुझे उससे प्यार हो जाए। रॉकी बोला, होले होले हो जाएगा प्यार, हो चलिए होले होले हो जाएगा प्यार। उदय ने गाना गाकर राहुल को छेड़ा, नहीं वो भी और लड़कियों जैसी ही है, मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत है। कल जब सब लड़कियां मेरे आसपास इकट्ठी हो गई थी तो ये आराम से आइसक्रीम खा रही थी, तो मुझे लगा कि ये औरों से अलग होगी, तभी मैंने इससे शादी करने की सोची।
पर बाद में पता चला कि इसके बाप को जब पता चला कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है तो उन्होंने मेरे पापा से शादी खत्म होने से पहले ही 2 करोड़ रुपए ले लिए। क्या इस लड़की की कीमत 2 करोड़ है? राहुल ने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। राहुल की बात सुनकर उसके तीनों दोस्त हैरान हो गए। उदय बोला, क्या 2 करोड़? कमाल है। और मैं समझ रहा था कि वो बहुत ही सीधी लड़की है। तुम्हारे पापा ने दिए क्यों? मना कर देते। इतनी लड़कियां थी, कोई भी चूज कर लेते, इसमें क्या खास था? पापा को लगा कि मैंने पसंद की है, लेकिन मैंने तो सोचकर चूज किया था कि ये लड़की और लड़कियों की तरह झोंक की तरह मेरे साथ नहीं चिपकेगी। और वो रूबी का क्या चक्कर है? रॉकी ने पूछा। वो तो इसे तलाक के लिए मजबूर करने के लिए एक मोहरा है। राहुल बोला। यार एक बात बताओ तुम्हें, वो टाइगर का नाम तो सुना ही होगा तुम सबने। ईशान बोला, हाँ वही जो फेमस सीक्रेट एजेंट है जो 008 के नाम से मशहूर है। उदय बोला, हाँ वही। खबर फैली है कि आजकल वो अपने शहर में आया हुआ है किसी खास मिशन के लिए। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, पर दिमाग के साथ साथ फुर्ती बहुत है उसमें। ईशान बोला, तुम्हारा डिपार्टमेंट में क्या कोई नहीं है उसके मुकाबले का? राहुल ने पूछा। नहीं, कोई नहीं है, पर मैंने ठान ली है कि इस बार उसे जरूर पकड़ूंगा। एक बार मिलने की तमन्ना है। ईशान बोला। उधर ठीक नीचे हॉल में वो 2 आदमी बैठे कुछ बातें कर रहे थे। इतने में बाहर से एक लंबा सा बंदा आया। उसने काला लंबा कोट पहन रखा था। वो दिखने में किसी फिल्मी डॉन जैसा था। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड थे। देखने में ही कोई डॉन लग रहा था। कॉर्नर में बैठा वो लड़का सब देख रहा था। उस लंबे बंदे के आते ही वो एक्टिव हो गया। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और पता भी नहीं चला कि वो कब बॉडीगार्ड को मारता हुआ उस लंबे बंदे की गर्दन पर गन रखकर खड़ा हो गया। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो इसे मार दूंगा। सब एक साथ खड़े हो जाओ। डॉन हिलने लगा तो वो बोला, मेरे सामने चालाकी नहीं आरडी, इस बार तेरा बचना मुश्किल है। बॉडीगार्ड्स ने भी गन निकाली थी। ऊपर सब बातें कर रहे थे कि राहुल हमेशा की तरह नीचे चेक करने के लिए विंडो से नीचे झांकने लगा। वो देखकर हैरान रह गया कि मेरे क्लब में ये क्या हो रहा है। ईशान, नीचे कुछ गड़बड़ है, जल्दी अपने ऑफिस खबर भेजो। नीचे हॉल में आरडी बोला, टाइगर तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। उसने जेब के ऊपर से ही जेब के अंदर रखे फोन का बटन दबाया तो बाहर खड़े बॉडीगार्ड अंदर आ गए। वो लोग 10 के करीब होंगे और टाइगर अकेला। राहुल भी अपने दोस्तों को लेकर नीचे आ गया। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? किसकी परमिशन से मेरे क्लब में घुसे हो तुम? आरडी तुम, आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। दोस्तों, ये आरडी है, मुंबई का डॉन, आज इसे जाने मत देना। ईशान बोला। अरे वाह एसएसपी साहब, आप भी यही है? वाह टाइगर, मैंने तो सुना था कि तुम अकेले ही शिकार करते हो। ये कुत्तों की फौज कहाँ से ले आए? आरडी हंसते हुए बोला, मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेला ही जाता हूँ। कुत्तों की जरूरत तेरे जैसे कुत्तों को पड़ती है। टाइगर हमेशा अकेला ही होता है। अगर उसके साथ कोई होगा तो वो भी टाइगर ही होगा। टाइगर बोला। उसकी बात सुन के वो चारों के चेहरे भी खिल गए। ईशान बोला, अच्छा तो ये है टाइगर, आज इन दोनों को जाने नहीं देना है। राहुल की नजरें टाइगर पर टिकी थी। टाइगर ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था तो शक्ल नहीं दिख रही थी। राहुल को उसकी आंखें जानी पहचानी लगी। वो उसे देखे जा रहा था। ईशान ने कोनी मार के कहा, क्या हुआ? अंदर सब ठीक तो है? कहीं इस पर दिल तो नहीं आ गया? पहले बता देना, अब हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। राहुल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मुंबई में रहना है या नहीं? बात करता है टेस्ट की। कहकर राहुल ने अपना कोट उतारकर साइड पर फेंक दिया। वो लड़ने को तैयार हो गया था। बाकी तीनों भी तैयार होकर खड़े हो गए थे। टाइगर ने आरडी के सर से गन नहीं हटाई थी। उसके बॉडीगार्ड दूर खड़े देख रहे थे। सबके हाथ में गन थी। टाइगर बोला, तुम सब अपनी अपनी गन एसएसपीजी को दे दो, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। कोई भी नहीं हिला। सबको लगा कि ये कोरी धमकी है। टाइगर ने उनकी तरफ घूर कर देखा और एक गोली आरडी की टांग में मारी। वो चिल्ला उठा। गोली इतने ढंग से चलाई थी कि उसकी टांग को छू कर निकल गई और किसी को पता भी नहीं चला। टांग से खून बह रहा था। टाइगर फिर बोला, अब अगली गोली कहाँ लगे ये तुम लोग डिसाइड करोगे। इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसे जिंदा पकड़ूं या मुर्दा, पर तुम लोगों को फर्क पड़ेगा। टाइगर बोल रहा था। तभी टाइगर के पीछे डॉन के एक बंदे ने चालाकी से उस पर गोली चलानी चाहिए।
पर टाइगर तो टाइगर था। उसने सामने पड़े कांच के ग्लास में सब देख लिया और उसके गोली चलाने से पहले बिना मुड़े खुद गोली चला दी। वो चारों भी इसके निशाने के कायल हो गए। सबने अपनी अपनी गन्स ईशान के सामने रख दी। उन चारों ने एक एक गन उठा ली तो डॉन के बंदों को घेर के खड़े हो गए। टाइगर ने डॉन की गर्दन से गन नहीं हटाई थी। इस कारण से डॉन के आदमी और वो दो जो उसके साथ डील करने आए थे वो अपनी जगह पर टिके बैठे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी गलती की सजा उनके बॉस को मिले। बाहर पुलिस आ गई थी। पुलिस ने क्लब को चारों ओर से घेर लिया था। टाइगर ने डॉन की गर्दन पर मुक्का मारा। वो बेहोश हो गया। उसने ईशान को कहा, एसएसपी सर, अब ये आपके हवाले। देखना अब ये भागने ना पाए। हर बार मैं इसे पकड़ने नहीं आऊंगा। कहकर वो वहां से निकल गया। ईशान ने बाहर खड़ी पुलिस को उसका हुलिया बताकर कहा, काली लेदर की जैकेट और पैंट पहने ब्राउन बालों वाला एक लड़का निकला है, इसे जाने मत देना। कहकर उसने राहुल को इशारा किया और उस तरफ भाग लिया जहां टाइगर गया था। वो बाहर आया लेकिन टाइगर कहीं नहीं दिखा। उसने वहां खड़े पुलिस वाले को पूछा, कोई लड़का गया क्या यहाँ से? नहीं सर, यहाँ लड़का तो कोई भी नहीं आया, उसने जवाब दिया। राहुल ने ईशान से कहा, इसका मतलब वो अंदर ही है। आज तो उसकी आइडेंटिटी पता करके ही हटेंगे। चल कंट्रोल रूम में चलते हैं। दोनों कंट्रोल रूम में गए। उन्होंने सीसीटीवी चेक किया तो वो हैरान रह गए। किसी ने कैमरास सुबह 8 बजे से बंद कर दिए थे। वो समझ गए कि ये टाइगर का ही काम है। क्लब में 3 फ्लोर थी तो 2 लिफ्ट थी। वो दोनों एक लिफ्ट के बाहर खड़े हो गए। ईशान की साइड की लिफ्ट नीचे आ रही थी। ईशान ने राहुल को बता दिया। वो भी ईशान के पास आ गया। लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि टाइगर ही होगा। जैसे ही लिफ्ट खुली उसमें से एक लड़की निकली जिसने बहुत सारा मेकअप कर रखा था। उसने ढेर सारा सेंट लगा रखा था। राहुल को छींक आ गई। उसने मुंह घुमा लिया। फिर उसने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की ने लाल बैकलेस गाउन पहन रखा था। उसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसके होठों पर लाल लिपस्टिक लगी थी। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान के पास आकर कहा, क्या बात है जाने मन, चलता है क्या? तेरे लिए फ्री में चलूंगी। राहुल ने नफरत से उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, गेट लॉस्ट। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मेरे क्लब में ये सब नहीं चलेगा। राहुल ने ईशान को कहा, इसे बाद में देखेंगे, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे ध्यान रखना। कहकर राहुल लिफ्ट में चला गया। उस लड़की ने ईशान की तरफ देखा और बोली, ए तू चलेगा? ईशान ने सामने खड़े पुलिस वाले से कहा, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अरे ऐसे क्यों करते हो साहब, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कहकर वो निकल गई। राहुल और ईशान ने सारा क्लब छान मारा पर टाइगर कहीं नहीं मिला। वो लोग 2nd फ्लोर के टॉयलेट में गए। वहां शीशे पर लाल लिपस्टिक में लिखा था, फिर मिलेंगे टाइगर। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ईशान बोला, धत तेरी की, ये कैसे हो गया? दोनों बाहर की तरफ भाग लिए। ईशान ने बाहर खड़े इंस्पेक्टर से पूछा, एक लड़की लाल कपड़ों में अंदर से निकली थी, वो कहाँ गई? इंस्पेक्टर बोला, वो लड़की ने बाहर आकर बाइक उठाया और निकल गई। पुलिस को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। दोनों ने सिर पकड़ लिया। वो इतने पजल हो गए थे कि उन्हें उसके बाइक की भी याद नहीं आई। दोनों वापस अंदर आ गए। दोनों एक से एक स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदे। वो टाइगर इन्हें बुद्धू बना गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस दिए। वो उन दोनों को अपने साथ चलने को कह रहा था पर उन दोनों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्या पता था कि वो उनका उल्लू बना रहा था। ईशान बोला, राहुल मैं चलता हूँ, डॉन को लेकर जाना है, मुझे औरों पे भरोसा नहीं है, बाद में बात करते हैं। कहकर ईशान अपनी टीम के साथ डॉन और उसकी साथियों को लेकर निकल गया। उदय ने पूछा, टाइगर निकल कैसे गया? साला बहुत शातिर निकला, चालू सी लड़की बनकर आ गया। हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा और उसे खुद ही धक्के देकर निकाल दिया। चेक भी नहीं किया। बहुत ही दिमाग है साले का। कैमरे पहले ही हैक कर दिए, सब बंद कर दिया। राहुल ने उन्हें बताया। यार ये तो बहुत ही चालाक है। वो लड़की है या लड़का? रॉकी ने पूछा। कुछ कह नहीं सकते, हम तो पहले लड़का ही समझते थे पर जब उस लड़की को देखा तो अब लग रहा है कि शायद लड़की ही हो, राहुल बोला। वहीं दूसरी तरफ वो लाल ड्रेस वाली लड़की एक छोटे से घर में गई। ये 2 कमरे वाला घर था। वो सीधे वॉशरूम गई, नहाई और कपड़े बदलकर बाहर आकर उसने शीशा देखा और मुस्कुरा दी। तभी बाहर का दरवाजा खुला और उसकी उम्र की एक लड़की अंदर आई। उसने आते ही उसे गले लगाकर बोली, मेरी आरजू कहाँ थी तू? तेरा फोन आते ही भाग आई हूँ।
तू कैसी है? तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी जब मुझे पता चला कि तेरी शादी उस राहुल से हो गई है। सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। तेरे पापा ने तो इस बार हद ही पार कर दी। राहुल के बारे में किसी को नहीं पता और शादी की रात भी सुना है कि वो घर नहीं आया। सुन, उसके साथ ज्यादा घुल मत जाना, उसका कुछ नहीं जाने वाला, तकलीफ तुझे ही होगी। ये मनीषा थी, आरजू की फ्रेंड। मनीषा की बात सुनकर आरजू हंस दी। मुझे इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये और लड़कियों के साथ चक्कर में रहेगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा और मैं अपना सीक्रेट एजेंट का काम आराम से कर लूंगी। मनु, आज तो कमाल ही हो गया। तुम्हें पता है ना, मुझे कब से आरडी को पकड़ने का काम मिला हुआ था। लगभग 6 महीने हो गए होंगे। मैंने काफी जाल बिछाया तो कल इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ब्लू व्हेल क्लब में आ रहा है। मैंने पूरा जाल बिछा दिया था, उसे पकड़ लिया। तभी वहाँ राहुल और उसके दोस्त आ गए। एक तो वो एसएसपी ईशान ठाकुर, वो भी था। मुझे ये तो पता था कि वो क्लब राहुल का है, पर ये नहीं पता था कि राहुल वहाँ आ जाएगा। फिर तो मुसीबत हो गई होगी। मैंने पढ़ा है कि जो उन दोस्तों की चौकड़ी है ना, वो सारे सर्वगुण से भरपूर है। मेरा मतलब है कि तैराकी, शूटिंग, रेसिंग, चेस, कराटे और सबसे बड़ी बात अमीरी, सब अपनी अपनी फील्ड में माहिर है और राहुल इन सबका हेड है। जो कहता है वो करते हैं। उन्होंने तो तुझे पहचान लिया होगा, अब क्या करेगी तू? मनीषा बोली। यही तो मजेदार बात है, वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। राहुल और ईशान मेरे पीछे भागे भी थे, उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया था, पर वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। मैं भी चमेली बाई बन के सामने से निकल आई। जब मैं लड़का बनी थी तो राहुल मेरी तरफ देखे जा रहा था। मुझे लगा था कि उसने मुझे पहचान लिया है, लेकिन बाद में जब मैं चमेली बाई बनी तो उसने मेरी तरफ देखा भी, लेकिन पहचान नहीं पाया। बाकी मेरी एक्टिंग तो तू देख ही चुकी है। वो मुझे कहता है, मेरे क्लब में तुम आई कैसे? और अपने एसएसपी साहब का तो कहना ही क्या है, उसने खुद अपने पुलिस वाले को मुझे बाहर फेंकने को कहा। मुझे बड़ी हंसी आई थी कि ये मुंबई पुलिस है। कहकर वो जोर जोर से हंस पड़ी। मनीषा भी हंस पड़ी। वो सब ठीक है, क्लब में तेरी कोई फोटो तो नहीं आएगी? वो लोग फोटो देखकर ही पहचान लेंगे। मनीषा को उसकी चिंता थी। अरे अपना हैरी जिंदाबाद, उसने मेरे पहुंचने से पहले ही कैमरे डेड कर दिए थे। फंसने का तो चांस ही नहीं है। आरजू को पूरा भरोसा था। ठीक है, पर ये तो बता कि राहुल के साथ रहेगी कैसे? मनीषा बोली। राहुल घर आता नहीं है, मैं आराम से रह सकती हूँ। अब मुझे उस माँ बेटी की शक्ल भी नहीं देखनी होगी। आरजू बोली और बातें करते करते उसने चाय बना ली थी। दोनों बैठकर पीने लगी। सच, तुझे छुट्टी आराम से मिल गई? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मुझे कुछ कहकर किसी को मारना है क्या? बाकी मैं कौन सा छुट्टी लेकर आई हूँ? मुझे अपनी मैगजीन के लिए शीला चौधरी का इंटरव्यू लेना है, उसी के बहाने निकल आई। यहाँ से फ्री होकर शीला के घर जाकर देख लूंगी। मिल गई तो ठीक, नहीं तो कल ट्राई कर लूंगी। एक काम कहूँ, किसी दिन राहुल का इंटरव्यू ही दिला दे, मेरा नाम हो जाएगा। राहुल कभी यूं ही किसी को इंटरव्यू नहीं देता। मनीषा बोली। ये खूब कही यार, मेरी उससे गुड मॉर्निंग के अलावा कोई बात नहीं हुई और तुम उसे इंटरव्यू के लिए मनाने को कह रही हो। चल, तेरे लिए बात करके देखूंगी। तू तो मेरी जान है। अच्छा, अब मैं चलूं, कहीं उसे शक ना हो जाए। अभी मुझे काम भी ढूंढना है, अब मैं पापा की कंपनी में काम नहीं कर सकती। कहकर वो चल दी। मनीषा भी उसके साथ ही निकल आई। कुछ देर बाद आरजू वापस राहुल के घर आ गई। वो काफी थक गई थी और सीधे अपने कमरे में आकर लेट गई। वो बेपरवाह सी बाहें फैलाए, आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी कि किसी की छाया ने उसके बदन को ढक दिया। उसने झट से आंखें खोली। सामने राहुल उस पर झुका हुआ उसे देख रहा था। वो हड़बड़ा कर उठी तो दोनों के सर टकरा गए। दोनों ने एक साथ चीख मारी और सर पकड़कर बैठ गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राहुल ने पूछा। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपकी गलती है। आप मेरे इतने नजदीक क्यों आए? आरजू बोली। तुम ऐसे लेटी थी तो मैं चेक कर रहा था कि जिंदा भी हो या मर गई। राहुल बोला। ओके सॉरी। आरजू ने अपनी चुन्नी को मुंह से फूंक कर उसके सर पर रख दिया। चुन्नी की गर्म हिस्से से कुछ आराम आया। उसने मुंह उठाकर देखा। आरजू बार बार चुन्नी को फूंक मारती और सिर पर रख देती। फिर वो पास आई और एक बार फिर राहुल के सर से अपना सर टकरा दिया और बोली, ऐसा करने से तुम्हारे सिर पर सींग नहीं उगेंगे। राहुल इसकी बात सुन के उसे देखता रह गया। वो आरजू को बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसने पूछा,
तुम्हारा कोई भाई भी है? राहुल की बात सुनकर अचानक से आरजू के होश उड़ गए। वो सकपकाते हुए बोली, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछा। तुम्हारी कीमत 2 करोड़ दी है, तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता? राहुल बोला। राहुल की बात सुनकर अचानक से आरजू के होश उड़ गए। क्या कहा आपने? मैंने कभी आपसे 1 फूटी कौड़ी नहीं ली। आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैंने कब आपसे पैसे लिए? आरजू थोड़ा पीछे हुई तो बेड के हेड से टकरा गई। राहुल ने उसके दोनों तरफ हाथ रखा हुआ था। वो उस पर झुका हुआ था। आरजू कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई, और ये एक तो लड़का उस पर इतना हैंडसम। वो उसकी आंखों में खो गई। उसकी धड़कन बढ़ गई, सांसें तेज हो गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। तुम्हें सच में पता नहीं है, या तुम अनजान बनकर दिखा रही हो? तुम्हारे पापा ने अपनी शादी पर मेरे पापा से 2 करोड़ लिए थे। हमारे लिए ये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, सो दे दी। पर मैं बिजनेसमैन हूँ, फ्री में तो नहीं 2 करोड़ दूंगा। राहुल ने उसकी आंखों में आंखें डाले हुए कहा, और कहकर उसने आरजू के सर के पीछे हाथ रखा। उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर चूमने लगा। आरजू अभी तो 2 करोड़ के शौक से नहीं निकली थी कि इस किस ने उसे और हैरान कर दिया। उसने हैरानी से आंखें पूरी खोल दी। राहुल को खुद पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, किस करना तो दूर की बात। पर उसे पता नहीं क्यों जब आरजू उसकी आंखों को सेक दे रही थी तो वो बहुत क्यूट लगी। बस उसी वक्त उसे पता नहीं क्या हुआ, वो उसकी तरफ खींचा गया। राहुल कुछ देर से उसे किस करता रहा। आरजू उससे छूटने के लिए हाथ पैर मारती रही, पर राहुल ने उसे पूरी तरह दबोच रखा था। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो अपनी स्किल्स इस्तेमाल करके इसे कब का चित कर देती, पर वो नहीं चाहती थी कि राहुल को पता चले। इसलिए वो आम लड़की की तरह छूटने की कोशिश कर रही थी। फिर राहुल ने उसे खुद से ही छोड़ा। उसने राहुल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है, अब ये गुस्सा क्यों? गलती तुम्हारी है। तुमने ही मुझे ऐसा करने को मजबूर किया। किसने कहा था मेरे इतना करीब आने को? आगे से ध्यान रखना, आग में तेल डालोगी तो आग और भड़केगी। अभी 2 करोड़ का हिसाब बाकी है, धीरे धीरे वसूल लूंगा। राहुल अपने होठों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता हुआ बोला। वो पीछे हटा और बाहर निकल गया। आरजू कितनी देर तक उसी जगह बैठी दरवाजे को देखती रही। फिर बेड से उठी और राहुल को गालियां निकालते हुए पास रखे सोफे पर लात मारी। चोट उसके खुद के पैर पर लगी। वो पैर पकड़कर बैठ गई। इसको तो मजा चखाऊंगी, पता नहीं कहां कहां मुंह मारता फिरता है। ये याद आते ही वॉशरूम में चली गई और अपने होठों को बार बार धोने लगी। राहुल नीचे मुस्कुराता हुआ आ रहा था। लीजा ये देखकर खुश हो गई कि इनके बीच अब ठीक है। राहुल अपनी ही धुन में चला आ रहा था। उसने लीजा से पूछा, खाना तैयार है? हाँ जी सर, खाना बन गया है, लगा दूं? लीजा ने कहा, लगा दो। राहुल ने ऊपर कमरे की तरफ देखा और कहा। लीजा बोली, मैडम को बुलाओ। बुला लो, राहुल मुंह बनाकर बोला, मानो उसका मन ना हो बुलाने का और मजबूरी में बुलाने को कह रहा हो। लीजा ऊपर जाकर दरवाजे के बाहर से ही बोली, मैडम खाना लग गया है। आरजू कुछ देर में नीचे आ गई। उसे लगा था कि राहुल चला गया होगा, तो वो बेझिझक चली आ रही थी। पर टेबल के पास पहुंचकर उसने राहुल को देखा तो वो ठिठक गई। राहुल सेंटर की सीट पर बैठा था। लीजा ने उसके लिए राहुल के साथ वाली कुर्सी खींचकर उसे बैठने को कहा। आरजू बेचारी क्या करती, चुपचाप थैंक यू कहकर बैठ गई। दोनों चुप बैठे रहे। राहुल उसे घूर रहा था। वो नीचे सर करके बैठी थी। खाना आया तो उसने शुक्र बनाया। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। राहुल खाना खाते हुए भी उसे ही देख रहा था। आरजू ने उसकी तरफ देखा तो वो उसके होठों की तरफ देख रहा था। उसने झट से सिर झुकाकर धीरे से कहा, बदतमीज कहीं का। राहुल ने उसका मुंह हिलता देखकर आइडिया लगा लिया था कि वो गाली दे रही है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर भी उसने जानबूझकर कहा, कुछ कहा तुमने? नहीं तो, आरजू बोली। राहुल खाना खाकर हाथ धोकर आया और आरजू की तरफ देखते हुए लिजा से बोला, मैं जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा। उसने देखा कि आरजू को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो चाहता था कि वो उसे पकड़कर रोक ले, उसे अपने पास बिठाए, उससे बात करे, लेकिन रोकना तो दूर, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। चुपचाप खाना खाती रही। राहुल को बहुत गुस्सा आया। वो बाहर का दरवाजा जोर से बंद करके चला गया।
आरजू ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर खाना खाने लग गई। लीजा सोच रही थी कि सर पहले तो कभी बताकर नहीं गए, आज क्या हुआ, आज क्यों बताया? लगता है मैडम को सुनाया होगा, और वो मुस्कुरा दी। आरजू ने पूछा, इस घर में कोई और नहीं रहता? इसके पापा कहाँ रहते हैं? वो दूसरी जगह रहते हैं, ये यहाँ पर काफी देर से अकेले ही रहते हैं। मैडम, सर कभी भी यहाँ किसी लड़की को नहीं लाए। ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, लीजा बोली। आरजू मुस्कुरा दी। लीजा इतने सालों से यहाँ है, वो राहुल का ही साथ देगी। चलो वो लड़की लेकर आए या न आए, मुझे क्या लेना। उसने लड़कियों को घर लाने की क्या जरूरत है, वो होटल में ले जाता है। वो खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। वो अपना फोन देखने लगी। उसने हैरी को फोन किया। हाँ हैरी, थैंक यू, तुमने आज बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उस वक्त राहुल वहाँ अपने दोस्तों के साथ आ गया था। अगर तुमने कैमरे हैक ना किए होते तो उन्हें पता लग जाता कि मैं कौन हूँ। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें राहुल पसंद नहीं है, तो अब उसे पता लगने से इतना डरती क्यों हो? पता लगता तो लग जाता, अच्छा ही होता, उससे पीछा छुटता। हैरी गुस्से में बोला। तुम भी ना कभी कभी बच्चों सी बातें करते हो। जैसी उसकी हरकतें हैं, मुझे लगता है कि वो खुद ही मुझे छोड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे छोड़े, उल्टा मैं उसे उसकी गलतियों के कारण छोड़ना चाहती हूँ। आरजू बोली। ठीक है, अपना ध्यान रखना, उस कमीने से दूर ही रहना, हैरी बोला और फोन बंद कर दिया। आरजू बहुत थक गई थी, वो लेटते ही सो गई। उसने सपने में देखा कि वो घने जंगल में अकेली भागे जा रही है। उसे घर नहीं मिल रहा था। वो कभी किसी दरवाजे पर जाती तो कभी किसी दरवाजे पर, लेकिन उसे अपना घर नहीं मिलता। वो भागती रहती है, अंधेरा हो जाता है, वो घर ढूंढती रहती है, फिर उसकी आँख खुल जाती है। वो देखती है कि दिन चढ़ गया था। वो उठकर नहाकर तैयार हो गई। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और लीजा से बोली, मैं काम पर जा रही हूँ, लंच बाहर ही कर लूंगी, कहकर वो वहां से चली गई। वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर कई जगह गई, लेकिन उसे काम नहीं मिला। कहीं उसे काम पसंद नहीं आता तो कहीं बॉस पसंद नहीं आती। फिर आखिर में उसे स्टार ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में डायरेक्टर की सेक्रेटरी की पोस्ट का काम मिला। उनका काम फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का था। उसने उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। उसकी डायरेक्टर एक लेडी थी, अनीता। उसने आरजू को सारा काम समझाया। आरजू इंटेलिजेंट थी, जल्दी सीख गई। कंप्यूटर ही चलाना था, सो वो तो इसमें एक्सपर्ट थी, पर उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्या क्या कर सकती थी। आज उसे ज्यादा काम नहीं दिया, बस कुछ फाइल्स दी गई स्टडी करने को। उसी दिन के बाद राहुल घर नहीं आया। आरजू भी यही चाहती थी कि वो ना ही आए तो अच्छा है। वो अकेली रहकर खुश थी। वो लीजा के सामने ज्यादा खुश नहीं होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं लीजा उसकी दिल की बात न जान जाए। वो चुपचाप तैयार होकर नाश्ता करती और जॉब पर चली जाती। वो मन लगाकर काम करती थी। इधर राहुल अपनी कंपनी सिंघानिया वर्ल्ड में बैठा फाइल्स देख रहा था। उसका ऑफिस काफी बड़ा था। रूम में एक साइड सोफे लगे थे, अंदर साइड में एक और कमरा था। कमरा क्या, बेडरूम था। उसमें बेड, टेबल, कुर्सी और एक अलमारी थी, और साथ में एक टॉयलेट था। उस दिन से राहुल रात को यही रुकता था। उस दिन वहां से निकलकर राहुल ऑफिस आ गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो आरजू को किस कैसे कर सकता है? उसने सोचा हुआ था कि वो उसे तलाक दे देगा, तो वो उसके साथ कोई भी नजदीकी रिश्ता नहीं रख सकता। उसने अपने जवानी से अब तक ऐसी कोई गलती की ही नहीं। कोई लड़की उसे पसंद ही नहीं आई, लेकिन आरजू पर उस दिन उसे जाने कैसे प्यार आ गया, जो उसने उसे किस कर दिया। उस दिन जैसा दोबारा न हो, इसलिए वो यही रहने लग गया। वो घर जाता ही नहीं था, पर रोजाना उसकी नई नई खबरों से अखबार भर जाता। कभी किसी हीरोइन के साथ, तो कभी किसी मॉडल के साथ, तो कभी किसी और के साथ। वो कभी किसी को किसी बात की सफाई भी नहीं देता था, तो लोग उसे ही सच मानने लगे। ऐसे ही एक महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। स्टार ऑर्गेनाइजर से आरजू को आज पहली सैलरी मिली थी। अनीता ने उसे बधाई दी। उसने मनीषा को फोन किया। हेलो मनीषा, यार आज मेरे जीवन की पहली सैलरी मिली है, चलो पार्टी करते हैं, कहकर वो सोचने लगी। पापा की कंपनी में उसे आज तक कभी सैलरी नहीं मिली थी। उसे कुछ लेना होता तो पापा से पैसे मांग लेती। सीक्रेट एजेंट के तौर पर भी उसने अभी ही काम शुरू किया था। उसने अभी तक 3 ही मिशन किए थे। उसकी सैलरी उसके सीक्रेट अकाउंट में जाती थी, तो वो अकाउंट एक्सेस करने के लिए काफी सारे सिक्योरिटी मेजर्स थे। पार्टी करने के लिए आरजू ने एड्रेस सेंड कर दिया और घर आकर लीजा से बोली,
लिजा, आज मैं खाना बाहर ही खाऊंगी, मेरा खाना मत बनाना। वो करीब घंटे बाद तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच गई। अनीता अपने हस्बैंड के साथ आई थी और हैरी भी आ गया था। वो लोग अंदर बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे और खाना आने की वेट कर रहे थे। आरजू को पता ही नहीं चला और यहाँ राहुल किसी मॉडल के साथ आया। वो जैसे ही बैठा उसे किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने उस तरफ देखा तो वो हैरान हो गया। आरजू किसी लड़के के साथ बैठी जोर जोर से हंस रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो खुद से बोला, मुझे घर से निकले हुए आज करीब महीना हो गया है, पर इसने कभी फोन करके मेरे बारे में पूछा तक नहीं। ऊपर से किसी गैर लड़के के साथ कैसे हंस रही है। अचानक आरजू ने उसकी तरफ देखा तो दोनों की आंखें मिल गई। आरजू एक बार तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। राहुल के साथ आई मॉडल मिनी उसे बुलाए जा रही थी और वो आरजू को देखे जा रहा था। मिनी ने राहुल की चिन को पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की तो राहुल ने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। उसने उसका हाथ झटक कर दूर मारा और गुस्से से देखते हुए उसकी तरफ उंगली करके कहा, नेवर एवर ट्राई टू टच मी। राहुल का गुस्सा देखकर मिनी सर से पांव तक कांप गई। उसने डर कर राहुल की तरफ देखा। वो फिर बोला, गेट लॉस्ट। मिनी डर कर वहां से उठकर चली गई। आरजू बेशक उनसे बात कर रही थी, पर उसका ध्यान राहुल की ही तरफ था। उसने देखा कैसे उसने उस लड़की को डांट के भगा दिया। हैरी उठकर वॉशरूम गया। आरजू अनीता और उसके हस्बैंड से बात कर रही थी। मिनी के जाने के बाद राहुल उठा और आकर उनके टेबल के पास आकर आरजू के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आरजू तुम यहाँ कैसे? ओ, आप यहाँ? आरजू ने भी बनावटी हंसी हंसते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राहुल जाकर हैरी की सीट पर आरजू के साथ सोफे पर बैठ गया। आरजू ने अनीता से कहा, मैडम ये राहुल है, ये मेरे फ्रेंड है। और राहुल से बोली, मैं जहाँ काम करती हूँ ना स्टार ऑर्गेनाइजर में, ये वहाँ की डिजाइन डायरेक्टर है अनीता। मैं इनकी सेक्रेटरी का काम करती हूँ। अनीता ने नमस्ते कहा और राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। वो उसे पहचान गई। वो हैरान रह गई कि आरजू राहुल सिंघानिया को जानती है। राहुल आरजू को गुस्से से देख रहा था। वो सोचने लगा, इसने ये क्यों नहीं बताया कि मैं इसका पति हूँ, फ्रेंड क्यों कहा। उसके हस्बैंड ने हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो मिस्टर राहुल, मैं ओएसिस कंपनी में मैनेजर का काम करता हूँ। राहुल ने ध्यान उसकी तरफ करते हुए हाथ मिलाया और आरजू की तरफ देखा। आरजू ने स्माइल करते हुए कहा, आपने बताया नहीं आप यहाँ कैसे आए? तुम भूल गई, ये रेस्टोरेंट अपना है। मैं काम से आया था, तुम्हारी आवाज सुनी तो तुम्हारे पास आ गया। कोई खास ऑक्शन है? राहुल बोला। ओ आरजू, तुमने बताया नहीं कि तुम राहुल जी को जानती हो। हमने इनके लिए कई काम किए हैं। अनीता ने आरजू से पूछा। फिर राहुल को देख के बोली, सर आरजू को आज पहली सैलरी मिली तो वो पार्टी दे रही है। अच्छा, बधाई हो। देखा, तुमने बुलाया नहीं फिर भी मैं आ गया। राहुल ने बहुत अपनेपन से उसके कंधे पर अपनी बाह टिकाकर रखी। वो उसे प्यार से थपथपाते हुए बोला। हैरी वॉशरूम से वापस आया तो अपनी जगह पर राहुल को देखकर हैरान रह गया। वो उसके पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। आरजू ने राहुल से कहा, राहुल ये मेरा पुराना फ्रेंड है हैरी। फिर हैरी से बोली, हैरी ये मेरा फ्रेंड राहुल है। हैरी ने बिना हाथ मिलाए हेलो कहा। राहुल ने भी हेलो कह दिया, पर राहुल ने देख लिया था कि हैरी उससे मिलकर खुश नहीं था। राहुल आरजू की तरफ देख रहा था। उसका गुस्सा और बढ़ गया था। चलो, अनीता के सामने फ्रेंड कहा तो कोई बात नहीं, हैरी के सामने फ्रेंड क्यों कहा? ये मेरे साथ वैसे नहीं हंस रही जैसे पहले इस हैरी के साथ हंस रही थी। क्या मैं इतना बुरा हूँ? या वो अच्छा लगता है इसे, इसलिए मुझे पति नहीं कहा? राहुल के कारण उन सबको वेटर्स ने काफी अच्छे से ट्रीट किया। राहुल ने वहाँ की सभी स्पेशल डिशेस मंगवाई। राहुल के प्रभाव के कारण सब चुपचाप खाना खाते रहे। कोई भी नहीं बोला। हंसना तो दूर की बात थी, राहुल आरजू की बहुत केयर कर रहा था। राहुल ने उसे चिकन खाने को दिया तो हैरी बोला, ये नॉनवेज नहीं खाती है। राहुल चिढ़ गया, पर आरजू ने ले लिया और बोली, अब खा लूंगी। राहुल खुश हो गया। इसी तरह जूस दिया तो हैरी कहता है, ये मैंगो जूस नहीं पीती, लाओ मैं पी लेता हूँ। लेकिन राहुल ने आरजू की तरफ बढ़ा दिया और आरजू ने इस डर से कि कहीं ये लड़ ना पड़े जूस पी लिया, जबकि उसे मैंगो से एलर्जी थी। हैरी गुस्सा होकर उठकर बोला, आरजू मुझे किसी से मिलना है, मैं चलता हूँ।
कहकर वो चला गया। आरजू ने चैन की सांस ली। हैरी के जाने के बाद राहुल को कुछ राहत मिली। उसके बाद उसने कोई बचकानी हरकत नहीं की। वो चुपचाप खाना खाता रहा। खाना खाने के बाद अनीता और उसका पति बाय करके चले गए। राहुल बोला, चलो आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। आरजू बोली, क्यों, बाहर वो हैरी वेट कर रहा है क्या, जो मेरे साथ नहीं जाना चाहती? राहुल गुस्से से बोला, मैं किसके साथ जाऊं, किसके साथ न जाऊं, ये बताने वाले आप कौन होते हैं? आरजू ने भी गुस्से से कहा। राहुल ने उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और उसके कंधों को दीवार की तरफ धकेलते हुए बोला, तुम शायद भूल गई हो कि तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। तुम ऐसे ही किसी के साथ नहीं जा सकती, किसी से बात भी नहीं कर सकती। कितनी सैलरी है तेरी? मैं उससे 10 गुना देने को तैयार हूँ। बस यूं ही यहाँ वहां नहीं घूमना। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्यों, अब बहुत इज्जत की फिक्र हो रही है? जब खुद रोज नई नई लड़कियों के बाहों में बाहें डाले घूमते फिरते हो तब बेइज्जती नहीं होती? मैं किसी के साथ इस तरह लिपटती तो नहीं। अगर शादी याद है तो अपने बारे में भी याद रखा करो। अपने बारे में कैसे भूल जाते हो? किसी को हाथ लगाने से पहले याद नहीं आता कि तुम शादीशुदा हो? उसे भी गुस्सा आ गया था। राहुल को तब एहसास हुआ। वो चुप हो गया। उसने उसके कंधों से हाथ हटाया और उसका हाथ पकड़कर कार की तरफ ले गया। वो भी चुपचाप चली गई। उसने कार में उसे बैठाया और खुद दूसरी साइड जाकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। वो घर पहुंच गया। आरजू उतरकर अंदर चली गई। राहुल कार स्टार्ट करके चला गया। आरजू सीढ़ियां चढ़ते हुए कार जाने की आवाज सुन रही थी। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, पति पत्नी। राहुल मुझ पर रौब मार रहा था। खुद अपनी बातों को क्लियर नहीं कर सकता। चलो अच्छा है, मुझे क्या लेना, जाता है तो जाए। वो अपने कमरे में चली गई। राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था, आरजू पर भी और खुद पर भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों आरजू को देखकर ऐसे अपना आपा खो बैठता है। उसने महीने पहले हुई घटना के बाद सोच लिया था कि अब वो आरजू के पास ही नहीं जाएगा। उसके पास आकर वो अपना संतुलन खो बैठता है। आज भी यही हुआ। वो उसे हैरी के साथ हंसता देखकर क्यों गुस्से में आ गया? जब उसे उसको तलाक ही देना है तो क्यों उसके किसी और से बात करने से उसे फर्क पड़ता है? वो ब्लू वेल क्लब में आ गया था। बाकी के तीनों पहले ही वहां बैठे थे। ईशान बोला, क्या बात है राहुल, शादी का क्या हुआ? तुम तो गायब ही हो गए। यार, घर में इतनी सुंदर पत्नी है तो हम जैसे दोस्तों को कौन मिलने आएगा? उदय बोला, हाँ जी, ये तो है ही। राहुल, तू भी औरों जैसा निकला। रॉकी बोला, हो गया तुम सबका, मेरा मूड पहले से ही ठीक नहीं है और खराब मत करो। कहकर राहुल ने बोतल उठाकर वाइन ग्लास में डाली और बिना रुके एक घूंट में पी गया। वो तीनों उसे देखकर हैरान हो गए। उदय ने पूछा, क्या हुआ राहुल, तू ठीक नहीं लग रहा? राहुल अब ये तीसरा ग्लास गले में उड़ेल चुका था। उसे हल्का हल्का नशा हो गया था। वो बोला, यार, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने ये सोच के शादी की थी कि कल को तलाक लेना है तो मैं उससे दूर ही ठीक हूँ, पर पता नहीं क्यों जब वो हंसती है, मुस्कुराती है, मुझे प्यारी लगती है। यहाँ तक कि मैंने उसे लिप टू लिप किस कर दिया। फिर मैं उस दिन के बाद बाहर रहने लगा। ये सोचा कि शायद दूर रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, पर जब आज उसे किसी और लड़के के साथ हंस के बात करते देखा तो मुझे जाने क्यों बुरा लगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरी चीज मुझसे छीन लेगा, जैसे बचपन में कोई मेरा खिलौना छीन लेता था। ऐसी फीलिंग हुई। मैंने उसे बाद में और लोगों से मिलने से रोका। उसने पता है क्या कहा? वो कहती कि तुम भी तो रोज नई नई लड़कियों के साथ घूमते हो। मेरा मन हुआ कि उसे सच्चाई बता दूं। अगर उसके पास और रुकता तो शायद बता देता, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यार, लगता है तुझे प्यार हो गया है, उदय बोला। अगर तू उसे देखना चाहता है और उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता तो इसका मतलब यही है कि तुझे प्यार हुआ है, रॉकी बोला। उसे न देखे तो चैन तुझे आता नहीं है। एक उसके सिवा कोई और तुझे भाता नहीं है। कहीं तुझे प्यार हुआ तो नहीं है? ईशान ने उसे गाने गाकर छेड़ा। राहुल ने उसे हाथ मारा और बोला, बंद करो ये बकवास। प्यार मुझे नहीं हो सकता। मेरा प्यार बस वो थी। ये बात तुम सब भी जानते हो। उसके सिवा किसी और के लिए मेरे मन में कोई प्यार नहीं है, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुझे उसे भूल जाना चाहिए। आरजू अच्छी लड़की है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम भी उसे पसंद करते हो।
उदय बोला, तुमसे किसने कहा? मुझे पता है कि एक दिन वो मेरे सामने जरूर आएगी। वो तो इसकी आंखें उसकी जैसी है, इसलिए जब मैं उसमें देखता हूं तो भूल जाता हूं कि वो कौन है। राहुल बोला। राहुल, उस टाइगर का कुछ पता नहीं चला। उस दिन अपना बुद्धू बनाकर चला गया। पता नहीं वो लड़की ही हो। उदय ने बात पलटते हुए कहा, वो तो सच में शातिर निकला। अब की बार कहीं आए तो मुझे बताना, ऐसा पकड़ूंगा कि छोड़ूंगा ही नहीं। राहुल बोला। उसे उसकी आंखें जानी पहचानी लगती थी। वो एक बार मिलकर देखना चाहता था। एक बात पूछूं, नाराज मत होना। उस दिन तुम टाइगर को ऐसे देख रहे थे मानो तुम्हें उससे प्यार हो गया हो। हम तीनों को तेरे टेस्ट पर शक हो गया था कि कहीं तुझे लड़के तो नहीं पसंद। उदय बोला, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम मुझे बचपन से जानते हो, मैं क्या ऐसा लगता हूँ? वो तो मुझे उसकी आंखें निक्की जैसी लगी, इसलिए सोच रहा था कि कहीं ये निक्की तो नहीं। मैंने आरजू से भी पूछा था कि उसका कोई भाई तो नहीं है। उसने कहा कि उसके बाप के सिवा कोई नहीं है। राहुल बोला, चल शुक्र है, मुझे तो सोच सोचकर इतने दिन नींद ही नहीं आई कि मैं ऐसे लड़के के साथ उठता बैठता हूँ जो लड़कों को पसंद करता है। रॉकी ने हंसते हुए खुद को अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा। सभी हंस दिए। राहुल ने इसे प्यार से हंसते हुए मुक्का मारा। राहुल ने बहुत पी ली थी। ईशान ने ड्राइवर बुलाकर राहुल को उसके घर भेज दिया। राहुल आया तो रात के 1 बजे थे। आरजू आराम से सो रही थी। राहुल कमरे में आया, वो आरजू के पास आ गया। उसके पास बैठकर काफी देर उसे देखता रहा, फिर सिर मारता हुआ मुस्कुराता हुआ अपनी साइड पर आकर सो गया। उसके लेटने से आरजू की आंख खुल गई। उसने देखा कि वो ऐसे ही लेटा है। ना उसने कपड़े बदले, ना जूते खोले थे। वो उसके पास गई। उसने उसके जूते खोले। उसने देखा कि उसके मुंह पर धूल जमी थी। उसने टॉवल गीला करके उसका मुंह और हाथ साफ किया। फिर अलमारी से उसका नाइट सूट निकाल कर लाई। फिर उसको अपने कंधे के सहारे टिकाकर उसका कोट खोला। फिर कमीज खोलकर बड़ी मुश्किल से कुर्ता उसे पहनाया और उसे लिटा दिया। पैंट खोलने में शर्म आई तो उसने पैंट की बेल्ट लूज कर दी और वैसे ही रहने दिया। वो उसे चादर उड़ाकर उठने लगी तो उसने उसकी बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गले लगाकर बोला, निक्की। आरजू ने जोर से उसे धकेलकर अलग किया और मन में बोली, मैं कोई निक्की विक्की नहीं हूं। बाहर जाकर अपनी इसी निक्की को गले लगाना, मुझे माफ करो। वो अपनी चादर लेकर गेस्ट रूम में आकर सो गई। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने घर के बेडरूम में है और उसके बगल में कोई नहीं है। उसने अपने बदले हुए कपड़े देखे तो उसे कुछ कुछ याद आया कि आरजू ने कैसे उसका मुंह साफ किया, फिर कपड़े बदले। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठकर नहाने चला गया। नहाकर वो नीचे आया तो आरजू कहीं नहीं थी। लीजा उसके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग सर, नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। रोज क्या बनाते हो? मेरा मतलब मैडम रोज क्या खाती है? राहुल ने पूछा। मैडम तो कभी खाती है, कभी नहीं खाती। सर आप घर आया कीजिए, मैडम बेचारी अकेले बैठती है। उस दिन आपने फोन किया था तो मैडम ने मुझे पूछकर आपकी पसंद का खाना बनाया था और वो आधी रात तक आपका इंतजार करती रही, लेकिन आप आए नहीं। उस दिन से वो घर पर नाश्ता नहीं करती, रात को ही खाती है, वो भी थोड़ा सा। राहुल इसकी बात सुनकर बोला, ओह ठीक है, अब वो चली गई है क्या? नहीं, वो आपके साथ नहीं है क्या? लीजा ने पूछा। पता नहीं। राहुल क्या कहता। लीजा चुपचाप किचन में चली गई। उसे पता है कि ये दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते। बड़े साहब ने इनकी शादी करा के वो तो चले गए बाहर, पर इनकी आपस में बनती नहीं है। राहुल लिविंग रूम में बैठा अखबार देख रहा था, पर उसकी नजरें सीढ़ियों पर टिकी थी। इतने में आरजू ऊपर से आती नजर आई। उसने नीली जीन्स के साथ पीले रंग का टॉप पहन रखा था। उसने अपने बालों की पोनी बना रखी थी। वो भागती हुई आ रही थी। उसकी पोनी कभी इधर तो कभी उधर उछलती। उसे पता नहीं क्यों इसे देखकर निक्की की याद आती थी, लेकिन इसके पापा तो कोई और है, ये निक्की हो ही नहीं सकती। राहुल बैठा उसे देखे जा रहा था। लीजा आंटी मैं चलती हूँ, आरजू बोली। आरजू जब जाने लगी तो राहुल को उसके बाह पर लाल दाने से नजर आए। उसने कहा, 1 मिनट रुको। वो उठकर उसके पास आया और उसके बाह पकड़ कर देखा। उसकी बाह ही नहीं, गर्दन पर भी लाल दाने हो गए थे। उसने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, एलर्जी है, ठीक हो जाएगी। पहले खुद आती है और खुद ठीक हो जाती है। आरजू बोलकर अपनी बाह उससे छुड़ाने लगी। राहुल ने उसकी बाह फिर पकड़ ली और देखा कि वो गर्म पड़ी थी। उसने उसके माथे को हाथ लगाया। माथा बहुत गर्म था।
उसका ठंडा हाथ लगने से वो कांप गई। तुम्हें तो इतना तेज बुखार है और तुम काम पर जा रही हो, वो भी बिना कुछ खाए। कौन सी दवा लेती हो पहले? अच्छा चलो हॉस्पिटल चलो। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन तक ऐसा रहता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। मैंने कभी कोई दवा नहीं ली। क्या ऐसी हालत में भी कभी दवा नहीं ली? तुम्हारे पापा या फैमिली ने कभी दवा नहीं दिलवाई? फिर बुखार कैसे उतरता है? राहुल इसकी बात सुनकर हैरानी से पूछने लगा। नहीं, कभी किसी ने दवा नहीं दिलवाई। पापा को कभी मेरे पास आने का टाइम नहीं था। मम्मी और सौम्या तो कभी पूछती भी नहीं थी। पहली बार जब ये एलर्जी हुई तब मैं 9-10 साल की थी। मम्मी मुझे फल खाने को नहीं देती थी। एक दिन मैंने चोरी से आम खा लिया, उससे मुझे बुखार और इस तरह के दाने हो गए। मम्मी ने देखा तो दूर से मुझे अंदर ही रहने को कहा। बोली कि किसी को हाथ मत लगाना, नहीं तो उसे भी हो जाएगी। पापा के तो पास ही मत जाना। मैं छोटी सी थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मैं कमरे में अकेली बुखार, उल्टियाँ और दर्द से बिना किसी दवा के लड़ती रही। मम्मी ने किसी नौकर को भी नहीं आने दिया, खाना भी नहीं दिया। मैं 3 दिन तक ऐसे ही रही। चौथे दिन ठीक होकर बाहर आई और खाना खाया। तब से जब भी ऐसा होता है अकेले ही सब बर्दाश्त किया है। अब आदत हो गई है, दर्द महसूस ही नहीं होता। आरजू किसी पत्थर की तरह जिसमें फीलिंग्स नहीं होती बोले जा रही थी। राहुल के दिल में टिस सी होती। कितना झेला है इसने। सोचते ही उसका दिल उसके लिए प्यार से भर गया। उसने उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, पहले जो भी हुआ भूल जाओ, अब ऐसा नहीं होगा। वो कहने वाला था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन वो कैसे उससे ये वादा कर सकता है? उसका क्या पता कब वो इसे तलाक दे दे। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि इसे भरोसा दे कि इसे कभी रोने नहीं देगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने उसे कस के गले लगा लिया, फिर ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। फिर उसकी तरफ देखा। आरजू भी उसी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। उसकी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की थी। कुछ देर बाद राहुल लीजा से बोला, लीजा इसके लिए खिचड़ी बना दो। कहकर उसने मेन गेट के पास जाकर उसे लॉक कर दिया और आरजू से बोला, यही वेट करना, मैं कपड़े बदल के आया। आरजू और लीजा उसके इस तरह दरवाजा लॉक करने से हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। आरजू ने मुस्कुराकर मुझे पता नहीं के अंदाज में कंधे उचकाए। लीजा भी मुस्कुरा दी। राहुल कपड़े बदल कर आया तो आरजू डाइनिंग टेबल पर बैठी खिचड़ी खा रही थी। लीजा उसके लिए नाश्ता ले आई। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फिर उसे लेकर चला गया। वो उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां उसने पहले ही VIP रूम बुक करा दिया था। आरजू को लेकर सीधे वही आया। डॉक्टर पहले ही वेट कर रहे थे। उसके आते ही नर्स ने उसके कपड़े बदलवाए, फिर उसके सारे टेस्ट किए। राहुल सामने सोफे पर बैठा सब देखता रहा। डॉक्टर रीमा ने आकर कहा, जी ये पेशेंट का कार्ड भरना है। इनका नाम क्या है? आरजू सिंघानिया। राहुल। पिता का नाम? अगर शादीशुदा है, नहीं तो पति का नाम। जी मैं इसका पति हूँ, राहुल सिंघानिया। राहुल बोला। आरजू बेड पर लेटी सब सुन रही थी। डॉक्टर रीमा उसे देखती रह गई। फिर उसने एड्रेस और फोन नंबर पूछा। राहुल ने अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दिया। आरजू के इंजेक्शन लगते ही वो सो गई। राहुल टहलने के लिए बाहर कॉरिडोर में आ गया। तभी वहां उदय आया और उसने सफेद कोट पहन रखा था। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ राहुल, तू ठीक तो है? मैं एक सर्जरी कर रहा था, अब तेरा मैसेज देखा तो भागा आया, क्या हुआ? राहुल ने उसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने को कहा। फिर धीरे से आरजू का दरवाजा बंद करके उसे थोड़ा दूर लाकर धीरे से बोला, धीरे बात कर, वो अभी सोई है। मुझे कुछ नहीं हुआ। आरजू को एलर्जी हुई है, उसे मैंगो से एलर्जी है। फिर भी पागल ने मेरे कहने पर मैंगो जूस पी लिया था, अब बीमार हो गई। क्या? कब से है इसे ये एलर्जी की प्रॉब्लम? ये तो बचपन से होती है और ये ठीक भी हो जाती है। इस उम्र में आकर तो खतरा बढ़ जाता है। उदय बोला। क्या मतलब? खतरा? कैसा खतरा? राहुल घबरा गया। ये प्रॉब्लम अगर बचपन में ठीक न की जाए तो ये कैंसर बन जाती है। इसके सारे टेस्ट हो गए हैं, मैं चेक करता हूँ। बाकी तू क्यों इतना घबरा रहा है? तूने कौन सा इसके साथ जिंदगी काटनी है? कुछ महीनों बाद तू उसे तलाक ही देने वाला था। ये तलाक से पहले ही मर जाएगी, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। उदय उसके हाव भाव देख कर बोला, तुम किसी की जिंदगी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अभी उम्र ही क्या है इसकी? मुझसे 2-3 साल छोटी ही होगी। इसने जिंदगी में दुखों के सिवा देखा ही क्या है? कुछ भी करो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए।
राहुल ने उदय का हाथ पकड़ के कहा। उसकी बातों में डर और मिन्नत थी। उदय ने इसे ऐसे राहुल की बात सुनकर उदय उसका हाथ दबाते हुए बोला, दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हो, मैं पता करता हूँ। कहकर वो नर्स के रूम की तरफ चला गया और आरजू की फाइल मांगकर चेक की। जो उसने कहा था वो आधा सच था। इसमें कैंसर का कोई खतरा नहीं होता। वो तो यूं ही राहुल को डरा रहा था। वो देखना चाहता था कि राहुल कैसे रिएक्ट करता है। उसे पहले ही लगा था कि राहुल इसे लाइक करने लगा है। अब उसे यकीन हो गया था कि राहुल उसे चाहने लगा है। राहुल परेशान हो गया था। वो उसके पास खड़ा सोई हुई आरजू के मासूम चेहरे को देख रहा था। वो सोचने लगा, मैंने इससे शादी की अपने फायदे के लिए, इसके बाप ने इसकी शादी करवाई अपने फायदे के लिए। इस बेचारी का क्या फायदा? इसे बाप के घर में भी दुख मिला और यहाँ भी दुखी है। हर लड़की अपने खुशहाल शादी के लिए कितने सपने देखती है। इसने भी देखे होंगे, लेकिन इसे क्या मिला? नहीं, मैं इसे अब और दुखी नहीं देख सकता। इससे बात करके इसे तलाक दे दूंगा। ये अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जिए। मुझे कोई हक नहीं है इसे अपने साथ बांधे रखने का। चाहे मुझे पापा जी की डांट सुननी पड़े, मैं अब उनकी भी नहीं सुनूंगा। अपने फायदे के लिए मैं इसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। राहुल ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। उदय दरवाजे से सब देख रहा था। वो अंदर आया। उसने राहुल को बताया कि रिपोर्ट्स शाम को आएंगी, फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी या छोटी है। ओके, राहुल बोला। उदय के जाने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी को फोन किया। हेलो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, काम यहाँ ले आओ। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? विजय, उसका सेक्रेटरी, बोला। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो तो आरजू को एलर्जी हो गई है, उसे लेकर आया हूँ। ओह, मैं तो डर ही गया था। मैडम कैसी है? फिर खुद ही बोला, अच्छा मैं भी आता हूँ। कहकर वो उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आरजू का फोन बजने लगा। राहुल ने जेब से निकाल कर देखा, अनीता का फोन था। राहुल ने बाहर आकर फोन उठाया। हेलो, आरजू को फीवर है, वो नहीं आएगी। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। अनीता फोन की तरफ देखती रह गई। कौन था ये? बात तो करता। कुछ देर बाद विजय वहां आ गया। उसने आरजू के बारे में फिर पूछा। मैडम की तबीयत कैसी है? ठीक है, टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या पोजीशन है, राहुल बोला। विजय कमरे में जाने लगा तो राहुल बोला, आराम से जाना, वो सो रही है। शाम को 4 बजे रिपोर्ट्स आई। उदय भी अपना काम छोड़कर भागा आया। उसने रिपोर्ट्स पढ़ी और बोला, राहुल, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल फिट है, सारे रिपोर्ट्स ठीक आई है। इन दानों पर लगाने के लिए दवा दे दूंगा और खाने के लिए भी दवा है। 2 दिन रेस्ट कर ले, क्योंकि बुखार दोबारा हो सकता है। बाकी आगे के लिए भी दवा दूंगा, इससे इसकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी, उदय ने बताया। फिर कुछ रुक कर बोला, एक बात बताऊं, इसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जो बहुत रेयर है। उदय के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो एक टक आरजू को देख रहा था। कहीं राहुल का शक सही तो नहीं? कहीं ये हमारी निक्की तो नहीं? राहुल ने उसे आरजू को देखते देखा तो उसे बुरा लगा। उसने उदय से कहा, ठीक है, मैं इसे घर ले जा रहा हूं। 1 मिनट, एक टेस्ट और था जो इन्होंने किया नहीं, इसकी सेफ्टी के लिए वो टेस्ट भी कर लूं। कहकर उसने नर्स से कहकर ब्लड का एक और सैंपल ले लिया। आरजू जाग गई थी। उदय ने उसका बुखार चेक किया। उसका बुखार भी पहले से कम था। उदय आरजू को बहुत ही प्यार से देख रहा था। राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था। राहुल ने उदय से विदा ली और आरजू को लेकर चलने लगा। उदय आरजू से बोला, देखो अपना ध्यान रखना, आम या उससे बनी चीजें नहीं खाना, मैं दवा दे दूंगा। कुछ महीने रेगुलर खाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अपना ध्यान रखना। आरजू मुस्कुरा के बोली, थैंक यू डॉक्टर। राहुल ने उसे पकड़कर कहा, अब चलो भी, मुझे और भी काम है, और वो उसका हाथ पकड़कर ले चला। उदय दूर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उदय का घर। उदय रात को जल्दी घर आ गया। उसके मम्मी पापा देखकर हैरान रह गए। लगता है आज सूरज उल्टी दिशा से निकला होगा, जो आज हमारा बेटा जल्दी घर आ गया, मम्मी ने मजाक में कहा। मम्मी क्या करूं, बिजी ही बहुत रहता हूं, मैंने सोचा आज डिनर साथ में करते हैं। उदय ने मम्मी के मुंह को देखकर फिर कहा, आज एक लड़की आई थी, उसे आम से एलर्जी थी, आप ही की तरह। मम्मी, क्या निक्की को भी एलर्जी है? पता नहीं बेटा, वो जब तक यहाँ थी तब तक तो नहीं थी, मम्मी बोली।
मम्मी, ये एलर्जी माँ से उनके बच्चों को हो सकती है। अगर निक्की जिंदा होती तो क्या पता निक्की को भी हो जाती। उदय बोला, आज तुझे निक्की की याद आ रही है इसलिए जल्दी घर आ गया। कोई नहीं बेटा, वो थी ही ऐसी, भुलाए नहीं भूलती। मम्मी की आंखों में आंसू थे। उदय बोला, मम्मी कुछ और बताओ ना निक्की के बारे में, आज सच में बहुत याद आ रही है। बेटा क्या बताऊं, तुम्हें सब तो याद है। वो तुमसे 3 साल छोटी थी। उस वक्त वो सिर्फ 6 साल की थी जब किसी ने उसे पार्क से किडनैप कर लिया। उसने उसे छोड़ने के बदले हमसे बहुत पैसे मांगे। हमने पैसे भी दे दिए, पर उन्होंने हमें निक्की नहीं दी। कुछ समय बाद निक्की की गली सड़ी लाश मिली थी, कहकर मम्मी रो पड़ी। मम्मी, क्या आप लोगों ने डीएनए टेस्ट करवाया था? उदय ने पूछा। नहीं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर आपको क्या पता कि वो निक्की ही थी? उसकी पायल, कंगन और बालियों से पता चला, मम्मी बोली। मम्मी, जिस बंदे ने पैसे मांगे उसने ये चीजें क्यों नहीं निकाली? मुझे क्या पता, हम तो दर्द में डूबे पड़े थे, मम्मी बोली। फिर उसे सोच में डूबे देखकर बोली, बात क्या है उदय, तू आज कुछ ज्यादा ही निक्की को याद कर रहा है। बस यूं ही मम्मी। पापा आ जाओ, खाना लग गया है। उदय के मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर थे। ये हॉस्पिटल भी इनका ही था। निक्की इसकी छोटी बहन थी। राहुल, उदय, रॉकी, ईशान सब बचपन के दोस्त थे। राहुल का कोई भाई बहन नहीं था। उसका घर उदय के घर के साथ था। अकेला होने के कारण राहुल ज्यादा उदय के घर रहता था। उदय निक्की को तंग करता तो राहुल उसे उदय से बचाता। खेल खेल में एक दिन राहुल ने कह दिया कि मैं निक्की से शादी करूंगा। निक्की ने ये बात मन ही मन बिठा ली कि मैं बड़ी होकर राहुल से शादी करूंगी। उस दिन वो पांचों पार्क में छुपन छुपाई खेल रहे थे। उनकी आया पास ही बैठी थी। ईशान की बारी थी। राहुल दूर छुपने चला गया। निक्की भी उसके पीछे चली गई। दोनों छुपे थे पर कोई ढूंढने नहीं आया तो राहुल ने उसे वही छुपने रहने को कहा और खुद उन्हें देखने आ गया। सब मिल गए। अब ईशान निक्की को ढूंढ रहा था। जब ईशान ने हार मान ली तो राहुल निक्की को बुलाने गया, पर निक्की वहां नहीं थी। सबने ढूंढा पर निक्की नहीं मिली। इस हादसे ने राहुल को तोड़ दिया। वो निक्की को बहुत प्यार करता था। वो निक्की की मौत को सच नहीं मानता था। उसे उम्मीद थी कि निक्की एक दिन जरूर मिलेगी। उदय लेटा लेटा सोच रहा था, कितना अच्छा हो अगर आरजू ही हमारी निक्की हो। उसने ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था। रिपोर्ट 10 दिन बाद आएगी। उसने कैलेंडर में आज ही की डेट पर सर्कल लगा दिया। राहुल का घर। राहुल आरजू को घर ले आया। उसने आरजू को अंदर बेडरूम में लिटा दिया। वो बोली, राहुल, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ, मुझे अभी बाहर बैठना है, हम दोनों साथ बैठते हैं, उसने जिद करते हुए कहा। उदय ने कहा है ना रेस्ट करने को, तो यहाँ रेस्ट करो। मैं लिविंग रूम में हूँ, कुछ चाहिए होगा तो फोन कर देना, अब आराम करो, कहकर वो दरवाजा बंद करके चला गया। आरजू आकर लेट गई। फिर उसे अपने फोन की याद आई। उसने कल से फोन नहीं देखा। उसने फोन देखा तो वो स्विच ऑफ था। राहुल ने कर दिया था ताकि कोई इसे परेशान न करे। उसने फोन ऑन किया तो देखा कि हैरी का मैसेज था। उसने मैसेज खोला, काम है। वो समझ गई। उसने हैरी को फोन किया। हेलो, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ ये तुम मुझसे पूछ रही हो? कल से तुम्हें 20 बार फोन कर चुका हूँ, एक बार भी फोन नहीं उठाया, ऊपर से मुझे पूछ रही हो? पूछना तो मुझे चाहिए कि क्या हुआ। हैरी बोला, चल ठीक है, मैं बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, राहुल ने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया था, अभी घर आकर ऑन किया है। अब तू बता फोन क्यों कर रहा था? वो एक मिशन है। इस बार होटल ड्रीमलैंड में हथियारों की खरीद फरोख्त होनी है। हमें उन्हें पकड़ना है बिना कुछ गवाए। करोगी या जवाब दूं? हैरी बोला, यार घर आते मनी को मना नहीं करते, मैं तैयार हूं। कब का है? मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, बी सेफ। हैरी बोला, ओके मिलते हैं, आरजू ने कहा। तभी उसके फोन के मैसेज की ट्यून बजी। उसने मैसेज देखा, हैरी का था, कल 10 बजे, रूम 304, ड्रीमलैंड होटल। तभी एक और मैसेज आया। फोटो थी उसकी जिसे काबू करना था। उसने सोच लिया था कि इस बार रॉबर्ट बच नहीं पाएगा, छोड़ूंगी नहीं उसे। अगर वो बच गया तो मेरा नाम टाइगर नहीं। लेकिन इस पिंजड़े का क्या करूंगी? वो उठी और खिड़की के पास आई। उसने खिड़की खोलकर जायजा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राहुल ने लिजा से कहा, इसे रात के खाने में कुछ हल्का ही देना है, 1-2 दिन इसे कहीं जाने नहीं देना है और इसके खाने का भी ध्यान रखना है। आज के बाद इस घर में आम नहीं आएगा।
आम से बना कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है? जी समझ गई, लीजा बोली और चली गई। कुछ देर बाद वो रात का खाना लेकर वो आरजू के कमरे में जा रही थी तो राहुल ने रोका। मुझे दो, मैं ले जाता हूँ। लीजा ने हैरानी से देखा तो राहुल बोला, मेरी गलती से वो बीमार हुई है, इतना तो बनता है। कहकर वो ट्रे लेकर उसके कमरे में गया। उसने 2 बार नॉक किया तो कोई आवाज नहीं आई तो उसने घबरा कर दरवाजा खोला तो देखा कि वो बेड पर आराम से सो रही थी। वो उसके पास गया, उसने धीरे से उसके कंधे को हिलाया और वो डर से उठकर बैठ गई। राहुल ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे कुछ सुकून मिला। कोई बुरा सपना देखा क्या? राहुल बोला, हाँ आरजू, चलो हाथ धोकर खाना खा लो। राहुल ने खाने की ट्रे साइड पर रखी और उसे कहा। आरजू ने हाथ धोकर खाना खाया। राहुल उसका बहुत ध्यान रख रहा था। खाने के बाद राहुल ने लीजा से बर्तन ले जाने को कहा और दोनों के लिए दूध लाने को कहा। आरजू बोली, नहीं लीजा, मेरे लिए मत लाना, मैं नहीं पीती। तुम ले आना, इतनी दवाइयाँ खानी है, कमजोरी आ जाएगी, दूध पीना पड़ेगा। मैंगो जूस तो झट से पी लिया मेरे कहने पर, अब दूध भी पी लेना, राहुल बोला। आरजू ने मुंह बनाया पर उसे राहुल का केयर करना अच्छा लग रहा था। उसे आज तक किसी ने इस तरह प्यार नहीं किया। वो उसे पसंद करने लगी थी। राहुल ने उसे अपनी तरफ देखते देखा तो आंखें हिलाकर इशारे से पूछा कि क्या हुआ, पर आरजू ने शर्माकर नजरें झुका दी। राहुल ने उसका लाल चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने आरजू को कभी ऐसे नहीं देखा था। वो प्यार से उसे देखता रहा। आरजू को खुद पर उसकी नजरें महसूस हो रही थी। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। उसका चेहरा टमाटर सा लाल हो गया था। उसने दोनों हाथों से मुंह को ढका, पर जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो टॉयलेट में चली गई। उसने शीशे में अपने चेहरे को देखा। वो खुद को ही नहीं पहचान पाई। इतनी रंगत आ गई थी कि वो हैरान हो गई। ये राहुल के प्यार का रंग था। वो खुद को शीशे में देखे जा रही थी। लीजा दूध ले आई। राहुल ने टेबल पर रखवा दिया। उसने टॉयलेट की तरफ देखा। आरजू अभी बाहर नहीं आई थी। उसने टाइम देखा, 10 मिनट हो गए थे। वो टॉयलेट के पास गया और दरवाजे पर कान लगाकर देखा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो घबरा गया। उसने दरवाजा खटखटाया। आरजू, आरजू! उसने आरजू को आवाज दी। वो जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। इतने में आरजू ने दरवाजा खोला। उसने आरजू को कंधे से पकड़कर पूछा, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? मैं तो घबरा गया था। आरजू ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। मैं ठीक हूँ, आरजू बोली। उसके बोलते ही राहुल ने उसे गले लगा लिया। राहुल की मम्मी इसी तरह बीमारी के दौरान चल बसी थी। तब से ये बुखार से बहुत डरता है। उसने आरजू को कस के गले लगा लिया। आरजू ने भी उसकी कमर में अपनी बाहें डालकर कहा, राहुल मैं ठीक हूँ। राहुल को तब एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने खुद को आरजू से अलग किया और उसे दूध का गिलास दिया। दूध पीकर आरजू दवा के नशे के कारण जल्दी ही सो गई। राहुल कुछ देर स्टडी में अपना काम करता रहा। करीब 11 बजे वो आरजू के कमरे में आया। उसने देखा कि आरजू इकट्ठी हुई सो रही थी। उसने जाकर उसे हाथ लगाया तो वो बोली, राहुल मुझे ठंड लग रही है। राहुल ने जल्दी से एसी ऑफ किया। उसे कंबल उठाया, फिर उसका बुखार चेक किया। 103 बुखार था। उसने पानी गर्म किया और आरजू को बुखार की गोली दी। आरजू को अभी भी ठंड लग रही थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने उसके चारों तरफ कंबल लपेटा और उसके पास उससे लिपट गया। कुछ देर बाद आरजू का कांपना बंद हो गया। राहुल ने चैन की सांस ली। अगली सुबह राहुल जागा। आरजू उससे लिपटी हुई थी। उसने धीरे से उसे खुद से अलग किया, फिर उठकर बैठ गया। वो नहा धोकर तैयार हो गया। अभी टाइम काफी पड़ा था, सो वो स्टडी में बैठकर पेपर्स चेक करने लगा। उसे अब भी वही सीन याद आ रहा था कि आरजू उससे लिपटी हुई है। उसकी सांसों में आरजू की खुशबू बस गई थी। वो आंखें बंद करके उसे महसूस कर रहा था। लीजा ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने अंदर बुलाया। लीजा चाय लेकर आई थी। वो चाय टेबल पर रखकर चली गई। राहुल ने आरजू के ख्यालों में खोए हुए ही चाय उठाई तो उसकी नजर टेबल पर पड़ी तस्वीर पर पड़ी। उसे मानो झटका लगा। सामने एक 8 साल के लड़के के साथ एक 5 साल की लड़की खड़ी थी। दोनों ने दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहने थे। ये निक्की और राहुल की तस्वीर थी, उदय के चाचा जी की शादी की। इसमें ये दोनों दूल्हा दुल्हन के छोटे रूप में थे। तब निक्की सबको कह रही थी कि उन दोनों की शादी है।
राहुल तस्वीर देखते ही टेंस हो गया। वो कैसे आरजू के सपने छीन सकता है? निक्की की याद आते ही राहुल को खुद पर गुस्सा आ गया। निक्की के होते हुए वो कैसे आरजू से प्यार कर सकता है? नहीं, वो आरजू से दूर रहेगा। माना कि आरजू अच्छी लड़की है, पर वो निक्की से किया वादा नहीं तोड़ सकता। आज वो आरजू को अपना लेता है और कल निक्की आ गई तो क्या करेगा? नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। वो सोच ही रहा था कि ईशान का फोन आया। राहुल, मैंने टाइगर से मिलने का इंतजाम कर लिया है। उसे एक केस के लिए हायर किया है। आएगा तो पकड़ लेंगे। तुम उसे बच्चा समझते हो क्या, जो यूं ही किसी का भी केस ले लेगा? राहुल बोला। जनाब, मुझे सब पता है, इसीलिए तो हेड ऑफिस का नंबर यूज किया उसे बुलाने के लिए। उसने कहा है कि वो आएगा, अब देखेंगे कि कैसे बचेगा। ईशान बोला। ये लोग बहुत दिनों से उसे पकड़ने के चक्कर में थे। मैसेज कर देना, आज देखते हैं लड़का है या लड़की, राहुल ने कहा। कुछ देर बाद ईशान ने राहुल को मैसेज कर दिया। आज सुबह 10 बजे ड्रीमलैंड होटल, रूम 304। राहुल ने रिप्लाई में ओके किया। उसके चेहरे पर शरारती स्माइल थी। राहुल का घर। आरजू उठी। उसने टाइम देखा, 8 बज गए थे। बुखार उतर गया था। वो नीचे आई। उसे देखकर लीजा बोली, मैडम, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है। मुझे भूख लगी है। आरजू बोली। आप फोन कर देती, मैं ऊपर ले आती। लीजा बोली। आरजू ने वहीं बैठकर खाना खाया। फिर वापस आते वक्त बोली, लीजा, मैं अब सोऊंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। कहकर कमरे में आई और जल्दी से तैयार होकर खिड़की से नीचे उतर गई। वो पिछले गेट से बाहर चली गई। कुछ देर में वो हैरी के पास थी। आरजू और हैरी का सीक्रेट ऑफिस। तुम ठीक हो? हैरी ने देखते ही पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। दिखाना वो ऑर्डर, कहकर वो लैपटॉप पर जल्दी जल्दी हाथ मारने लग गई। उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी। टाइगर, कल ड्रीमलैंड होटल में हथियारों की डील है, देखना अगर पकड़ सको तो। उसने रिकॉर्डिंग बार बार बैक करके सुनी। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। कुछ गड़बड़ लग रही है। ऑर्डर में हमें कहा जाता है कि कोई बचना नहीं चाहिए, और यहाँ कह रहे हैं कि पकड़ सको तो। कुछ सोचकर वो बोली, हैरी, जरा एसएसपी ईशान को फोन करना, कोई भी बात करना, मुझे सिर्फ आवाज मिलानी है। हैरी ने लैपटॉप पर एक ऐप खोला, फिर किसी फोन से ईशान को फोन किया और लड़की बनकर बात की। हेलो, आज बहुत गर्मी है, चलो आइसक्रीम खाएं, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा, कौन हो तुम और कहाँ वेट कर रही हो? ईशान को समझ आ गया कि कोई यूं ही फोन कर रहा है। सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। वैसे आपकी आवाज भी अच्छी है। आप कौन हैं? हैरी बोला। मैं इस शहर का एसएसपी बोल रहा हूँ। मिलना है? थाने आजा, मिल लेते हैं, वो गुस्से में बोला। हैरी ने फोन काट दिया और सब डिलीट कर दिया। उसने वहीं से ईशान के फोन से भी नंबर डिलीट कर दिया। ईशान अभी भी वो नंबर चेक करने के लिए नोट करवा ही रहा था कि नंबर गायब हो गया। ईशान भी हैरान कि ये सब क्या है। उसने बहुत हैकर देखे जो अकाउंट हैक कर लेते हैं। ये पहला था जिसने फोन ही साफ कर दिया। आरजू ने आवाज आपस में कंपेयर की तो आवाज 99% एक ही इंसान की थी। आरजू ने हैरी की तरफ देखा, फिर कुछ सोच के बोली, ये एसएसबी ना मुझे मिलने को उतावला हो रहा है, आज इसे मिला ही देते हैं। कहकर वो अंदर ड्रेसिंग रूम में गई। वहां उसने लड़के के कपड़े पहन लिए। फिर आकर उसने लैपटॉप पर ड्रीमलैंड होटल के कमरे की लिस्ट देखी कि 304 के साथ कौन सा कमरा खाली है। 305 खाली था, उसने वो रिजर्व कर लिया। फिर होटल के कमरे हैक करके उन्हें अपने फोन से कनेक्ट किया और गैरेज में मोटरसाइकिल लेकर निकल गई। ड्रीमलैंड होटल। आज वो एक सीधा साधा ऑफिस का क्लर्क लग रही थी। उसने बाइक भी सिंपल ही ली थी। वो करीब 9:30 बजे होटल पहुंची। उसने देखा कि ईशान बाहर ही साइड पर खड़ा था। वो बड़े ध्यान से आने जाने वालों को देख रहा था। आरजू जानकर उसके पास से गुजरी। फिर उसके पास आकर लड़के की आवाज में बोली, नमस्कार सर जी, ये सपन जमीन होटल यही है क्या? नहीं, ये ड्रीमलैंड होटल है। ईशान की निगाहें टाइगर को ढूंढ रही थी, सो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फिर बोली, यही तो हम पूछ रहे हैं, ड्रीमलैंड को हिंदी में सपना जमीन ही तो कहेंगे। अच्छा जी, शुक्रिया, कहकर वो जाने लगी तो ईशान का माथा ठनका। उसने उसे रोका। ए, इधर आओ जरा, तुम इस होटल में क्या करने आए हो? हमें क्या करना है, हम तो ऑफिस की तरफ से मीटिंग अटेंड करने आए हैं। हमारे ठहरने का इंतजाम यहाँ हुआ है, हमारे सर जी रात को आएंगे।
वो बोला। ईशान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सर पर ढेर सारा तेल लगा हुआ और सारे बाल सर से चिपके हुए, आंखों पर काफी भारी काला चश्मा, स्काई ब्लू शर्ट जो नीली पैंट में अंदर सलीके से फंसाई हुई थी, ऊपर बेल्ट भी था, हाथ में बाबूजी वाला बैग। ये टाइगर नहीं हो सकता, सोचकर उसने उसे जाने दिया। आरजू ने सर झुकाकर शुक्रिया किया और होटल में चली गई। अंदर पैर रखते ही उसने शरारती स्माइल बिखेरते हुए पीछे मुड़कर ईशान को देखा और मन ही मन बोली, क्यों एसएसपी साहब, बस इतना ही ब्रेन है? हाँ, अगर ज्यादा होता तो हमारी जगह नहीं होते आप। हंसते हुए उसने अपना फोन निकाला और कैमरे रिवाइंड करके एक दिन पहले की इसी समय की रिकॉर्डिंग चला दी और किसी को पता नहीं चला। नीचे कंट्रोल रूम में किसी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि कैमरे ठीक काम कर रहे थे। किसी को भी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि जो दिख रहा है वो पहले हो चुका है। वो लोग टाइम देखते रहे, टाइम बिल्कुल ठीक था। आरजू 305 कमरे में दाखिल हुई। उसने 304 की दीवार पर एक उपकरण लगाया। इससे उस कमरे में बैठे लोगों की बातें सुनाई देने लगी। उसने हैरी को मैसेज किया, नाउ। उसी वक्त हैरी ने पुलिस स्टेशन फोन किया। हेलो सर, आज होटल ड्रीमलैंड में हथियारों की डील होने जा रही है। पुलिस वाला कुछ पूछता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। उन्होंने उसी वक्त ईशान को फोन किया। सर, अभी अभी एक फोन आया है कि ड्रीमलैंड होटल में हथियारों की कोई डील हो रही है, क्या करें? मैं जाता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैसेज कर दूंगा। मेरे साथ 2 बंदे हैं, ईशान बोला। वो पुलिस को इकट्ठा नहीं करना चाहता था। पुलिस के आने से टाइगर चला जाता, जो वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि टाइगर उन लोगों को पकड़ ले, फिर ये टाइगर को मिल लेंगे। राहुल ने रूम 303 बुक कर रखा था। वो वहीं पर ईशान का वेट कर रहा था। आरजू ने बाहर बालकनी में निकल कर देखा। दोनों कमरों की बालकनी के बीच थोड़ी दूरी थी। वो तीसरी मंजिल पर थे, तो अगर दूसरी बालकनी में छलांग लगाने में जरा सी चूक हो जाए तो बंदा सीधा 35 फुट नीचे जा गिरता। वो सारा जायजा लेने के बाद अंदर आ गई। उसने देखा हैरी का मैसेज आ गया था, डन। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राहुल कमरे में बैठा सोच रहा था कि आरजू कैसी होगी, खाना खा लिया है या नहीं। उसका एक दिल कह रहा था कि वो लिजा को फोन करके उसके बारे में पूछे और दूसरा कह रहा था कि नहीं, अब वो आरजू की परवाह नहीं करेगा। वो खुद से ही लड़ रहा था कि उसने खुद से कहा, लिजा से पूछने में क्या हर्ज है, आरजू से बात थोड़ी ही कर रहा हूँ। सोचते ही उसने लिजा को फोन किया। हेलो लिजा, आरजू उठ गई क्या? हाँ जी सर, वो उठ गई थी, नीचे आकर खाना खाया, फिर रेस्ट करने चली गई और कह गई थी कि कोई डिस्टर्ब ना करे, वो आराम करना चाहती है। लिजा बोली, ठीक है, आराम करने दो, कहकर राहुल ने फोन बंद कर दिया। उसके दिल को कुछ सुकून मिला। चलो, वो ठीक है। तभी ईशान अंदर आ गया। वो गुस्से से पैर पटकाता हुआ बोला, यार ये क्या है, सुबह से उसका वेट कर रहा हूँ, एंट्रेंस भी एक है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे दरवाजे से आए, मुझे तो नहीं मिला। तुम्हें इतना आसान लगता है कि वो तुम्हें मिल जाएगा? उसकी जगह अगर तुम होते तो? समझे, वो ऐसे ही नहीं, देश की खुफिया एजेंसी का एजेंट है। तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहां से वो सोचना शुरू करता है, राहुल बोला। अच्छा जी, आपको तो बहुत समझ है, तो आप बता दो कि वो क्या करेगा, ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो यहाँ काफी पहले आ गया होगा, उसकी नजरें उन लोगों पर टिकी होगी और वो शिकार करने को तैयार बैठा होगा, राहुल ने विस्तार से बताया। ईशान बोला, लेकिन मैंने हर एक बंदे को चेक किया है, मुझे तो किसी पर शक नहीं हुआ। हो सकता है कि उसने तुम्हें देख लिया हो और पहले ही राह बदल दी हो, राहुल बोला। हाँ, ये हो सकता है। आरजू ने ईयरफोन लगाकर 304 कमरे की बातचीत सुनने लगी। 3 लोगों की आवाज आ रही थी। सुनो, सारा सामान तैयार रखना, डील होते ही पैसे लेकर पिछली बालकनी से निकल जाएंगे। एक बोला, ठीक है। दूसरा बोला, यार मैं रस्सी लगा लूं? तीसरा बोला, दिमाग खराब है क्या, अभी वेट करो, पहले उन लोगों को आने दो, जब मैं इशारा करूं तब रस्सी फेंकना, पहले वाला बोला। आरजू ने सारी बातें सुन ली थी। उसे इस बात का पहले ही अंदाजा था कि वो ऐसे ही कुछ करेंगे। वो तैयार थी, अभी डील करने वाले नहीं आए थे। तीनों कमरों में उसका ही वेट हो रहा था। कुछ देर बाद डील करने वाले आ गए। सब अलर्ट थे। राहुल और ईशान कॉरिडोर को घेर कर खड़े हो गए थे। उन्हें पता था कि रास्ता यही है, बालकनी से जाना मुश्किल है। आरजू बालकनी में गई और वहीं उनका वेट करती रही। करीब घंटे बाद जैसे ही वो बाहर आए,
आरजू ने अपने स्किल से सबको चित कर दिया। फिर उसने देखा कि एक ने बाहर का दरवाजा खोल दिया है। वहां राहुल और ईशान पहले ही उनका वेट कर रहे थे। वो जैसे ही बाहर निकले तो वो दोनों उन पर टूट पड़े। अंदर आरजू और बाहर वो दोनों। भागने का कोई चांस नहीं था। वो लोग चांस लेना चाहते थे और बाहर को भाग गए। ईशान ने टाइगर को देख लिया था। उसे पूरा भरोसा था कि आज वो उसे जरूर देखेंगे। पुलिस आ गई थी। आरजू चुपचाप बालकनी से होकर अपने कमरे में चली गई और दोबारा वही शरीफ सी क्लर्क बन गई। ईशान ने सबको गिरफ्तार कर लिया। सारा तामझाम खत्म होने पर ईशान टाइगर को ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं था। उसने बालकनी में लटकी रस्सी देखी। उसने सोचा कि ये रस्सी टाइगर ने ही रखी होंगी और यहीं से वो भाग गया होगा। राहुल भी अंदर आया। उसे पहले ही पता था कि वो टाइगर को नहीं देख पाएंगे। उसने ईशान से कहा, मैंने कहा था ना कि वो बहुत ही चालाक है। चलो अपने लोगों को बुलाओ और इन लोगों को उठवाओ। सारे होटल में शोर मच गया था। राहुल ने नीचे देखा, फिर बोला, ईशान, ये भी हो सकता है कि वो यही कहीं आसपास हो। देखो, बालकनी से दूसरे कमरे में जाना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये साथ के कमरे में कौन है? दोनों भागकर कॉरिडोर में आए और आरजू का दरवाजा खटखटाया। आरजू कपड़े बदल रही थी। बाहर ईशान दरवाजा पीट रहा था। उसने झट कपड़े बदले, मेकअप किया और कानों में ईयरफोन डाले और जाकर दरवाजा खोला। हम मना किए था ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ससुरे चैन से सोने भी नहीं देते। तुम्हारे इतने महंगे होटल का क्या फायदा? उसने दरवाजा खोलते ही बोलना शुरू कर दिया। सामने राहुल और ईशान खड़े थे। तुम यहाँ? हाँ जी हम। अरे आपको बताया कि हमारे सर रात को आने वाले हैं। उस वक्त तक हम आराम करना चाहते हैं, पर होटल के लोग शोर बहुत मचाते हैं, सोने ही नहीं देते। ये सब क्या है? वो नींद से जगाए एक बच्चे की तरह गुस्से से बोल रहा था। हमें कुछ देखना है। वो कमरे में आए। उन्होंने टॉयलेट, अलमारी, फिर बेड के नीचे सब जगह चेक किया। फिर वो बालकनी गए। ईशान ने उससे पूछा, तुम इस बालकनी से छलांग लगाकर उस बालकनी में जा सकते हो? साहेब, हमारा दिमाग खराब है या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हम तो उस तरफ देखेंगे भी नहीं। हमको ऊंचाई से डर लगता है। वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा, बालकनी में गया ही नहीं। राहुल ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, मानो वो कोई जोकर हो। फिर बोला, अपना चश्मा उतार के दिखाना। आरजू थोड़ा घबरा गई। उसे डर था कि ईशान को तो बुद्धू बनाना आसान था, पर राहुल उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो अगर पहचान गया तो? सोचते ही उसने एक तरकीब लड़ाई और जोर जोर से बोलने लगा, हम आप लोगों की शिकायत कराएगा। हम अभी अपने सर को फोन करता हूँ कि तुम लोग हमारे कमरे में जबरदस्ती आ गए और हमारे सामान के साथ छेड़छाड़ की और अभी हमें परेशान कर रहे हैं। हमको तो तुम्हारी नीयत पर शक होता है। उसने कहकर अपने कॉलर कस के पकड़ लिए, मानो वो लोग उसकी इज्जत पर हमला कर रहे हो। ईशान ने राहुल की तरफ देखा। पता नहीं, कभी कभी ये अजीब हरकतें करता है, खासकर टाइगर को लेकर। कहीं इसे टाइगर से प्यार तो नहीं हो गया है? कहीं ये वो तो नहीं? उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। राहुल ने उसे अपने तरफ देखते देखा तो इशारे से पूछा, क्या हुआ? राहुल ने ईशान की तरफ देखा। वो भी हैरान रह गया कि ईशान उसे ऐसे क्यों देख रहा है। उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? ईशान ने सर मारकर कुछ नहीं का इशारा किया, लेकिन वो उसे वैसे ही घूरता रहा। आरजू ने उन दोनों को देखा। उसे भी अजीब लगा। उसे लगा कि ईशान दूसरी सोच वाला है। इसे राहुल पसंद होगा, तभी हमेशा राहुल के साथ रहता है। राहुल तो वैसा है नहीं। पता नहीं इन पैसे वालों का भी क्या हिसाब किताब है। इनकी दोस्ती, इनका प्यार, कोई कुछ नहीं कह सकता। राहुल ईशान को और ईशान राहुल को देखते देखते कमरे से बाहर निकल गए। आरजू ने उनके निकलते ही दरवाजा बंद करके चैन की सांस ली। जब ईशान उसके पास से गुजरा था तो उसने ईशान की जेब में एक छोटा सा उपकरण डाल दिया था। ईशान का ध्यान राहुल की तरफ था। उसे कुछ पता ही नहीं चला। आरजू को उनकी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चुपचाप जा रहे थे। वो अपने कमरे में गए। राहुल ने पूछा, क्या बात हुई जो इस तरह घूरने लगे, मानो मैंने कोई गुनाह किया हो? मैं तो उसे चेक कर रहा था। राहुल, यार एक बात बता। मुझे टाइगर से मिलना है क्योंकि मैं उसकी तारीफ सुन सुनकर पक गया हूँ, लेकिन तुम्हें उसमें क्या इंटरेस्ट है? मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे टेस्ट पर शक हो रहा है। कहीं तुम्हें टाइगर से प्यार तो नहीं हो गया? ईशान ने अपने दिल की बात कह दी। उधर आरजू का मुंह भी खुला का खुला रह गया। टाइगर से प्यार? राहुल भी ये सुनकर गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बचपन से साथ हूं तुम्हारे, अब मैं तुम्हें ऐसा लगने लगा? वो तो उस दिन उसकी आंखें मुझे निक्की जैसी लगी, इसलिए मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ।
आरजू निक्की का नाम सुनकर उदास सी हो गई। ओह, तो निक्की का ईशान को भी पता है? ईशान बोला, लेकिन निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, तो मान क्यों नहीं लेते कि वो कब की मर गई है? ईशान की बात सुन के राहुल गुस्से से बोला, तुम लोग सोचते होंगे कि वो मर गई, मुझे यकीन है वो एक दिन वापस आएगी। मेरा दिल कहता है, मेरे प्यार को भरोसा है, वो वापस आएगी। राहुल की बात सुनकर आरजू की जैसे जान निकल गई। 2 दिन राहुल ने उसकी केयर क्या की, वो प्यार समझ बैठी। उसे पता ही नहीं चला उसे राहुल से प्यार कब हो गया। कभी उसकी इतनी केयर किसी ने की नहीं थी। उसे सच में बहुत अच्छा लगा था। उसे लगा कि जैसे अक्सर होता है, शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। ऐसा इसके साथ भी हो गया। पर आज उसे पता चला कि ये सब राहुल इंसानियत के नाते कर रहा था। उसके दिल में एक टिस सी उठी। वो दिल पर हाथ रखकर बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से पानी बह निकला। उन दोनों की आवाजें कुछ देर बंद होने के बाद फिर आई। ईशान बोला, जिन्हें पकड़ा है उन्हीं से पूछते हैं चल के, उन्होंने टाइगर को देखा होगा। फिर वो दोनों लिफ्ट में नीचे चले गए। राहुल बोला, अगर तुमने उसे देखा न होता तो ये मानना मुश्किल था कि कोई था वहां। साला आया कहां से और गया कहां? हवा ही बन गया या उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? बहुत ही शातिर है। आरजू उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। वो उठकर जाने की तैयारी करने लगी। तभी ईशान की आवाज आई। मैंने गेट पर पूरी निगरानी की थी, कोई नहीं आया था, पर ये कब आ गया? उसने भी बताया कि कोई शक करने लायक बंदा था ही नहीं। फिर ये कैसे? वो नीचे आ गए थे। ईशान सोचता हुआ बोल रहा था, बस एक यही नमूना आया था, ये मुझे किसी एंगल से टाइगर नहीं लगा। कहीं तुमसे कोई चूक तो नहीं हो रही? कहीं ये टाइगर तो नहीं? मुझे जाने क्यों इस पर शक हो रहा है। जब कोई आया ही नहीं तो यही बचा। देख, वो आया, फिर साथ वाला कमरा लिया, बालकनी से एक तरफ आया, सबको मारा, दोबारा वापस अपने कमरे में जाकर बैठा। राहुल ने बताया और ईशान की तरफ देखा। यार, लगता है तुम एकदम ठीक कह रहे हो, चलो चलकर फिर से देखते हैं। दोनों वापस लिफ्ट में आ गए। आरजू ने उनकी बातें सुन ली थी। उसने जल्दी से एक बूढ़ी औरत का मेकअप किया और अपना बैग उठाकर बालकनी से होती हुई राहुल और ईशान के कमरे में आ गई। उसके कान उनकी हरकतों पर थे। वो लोग ऊपर आए। उन्होंने आरजू का कमरा खटखटाया, पर आरजू वहां थी ही नहीं। दरवाजा क्या खोलती? ईशान ने होटल रूम के मैनेजर को बुलाया। उसने स्पेयर की से दरवाजा खोल दिया। वो दोनों भागकर अंदर गए। उधर आरजू धीरे से कमरे से निकलकर लिफ्ट में चली गई। उन्होंने सारा कमरा देखा, कहीं कोई नहीं था। बाथरूम के शीशे पर एक पेपर था, या कहो चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, ढूंढते रह जाओगे। ईशान को बहुत गुस्सा आया। वो बालकनी में गया। राहुल बोला, तू यहाँ देख, मैं नीचे देखता हूँ। राहुल जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा। उसने देखा कि लिफ्ट नीचे जा रही है। वो जल्दी से दूसरी लिफ्ट में चढ़ गया। आरजू लिफ्ट से निकली। वो धीरे धीरे चल रही थी। वो एक रॉयल बूढ़ी औरत लग रही थी। राहुल लिफ्ट से निकलकर भागा तो उससे टकरा गया। वो गिरने लगी तो राहुल ने फिल्मी स्टाइल में उसे बचा लिया। वो उसे देखते ही रह गई। राहुल को भी अजीब सा फील हुआ। उसने ध्यान से आरजू की ओर देखा। आरजू खांसने लगी और कमर पर हाथ रखकर नीचे खड़ी हो गई। वो बोली, अरे बेटा, ध्यान से चलो, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा इस उम्र में कुछ नहीं बचेगा। वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी आंटी जी, माफ करना, असल में मैं किसी को ढूंढ रहा था। अरे बेटा, लड़के जाने ही क्यों देते हो, अगर बाद में ढूंढने ही जाना हो। वो हंसते हुए फिर खांसने लगी। राहुल इसे बिठाकर वहां से चला गया। उसने सामने रिसेप्शन पर पूछा, मेरे अलावा और कौन उतरा लिफ्ट से? सर, वो मैडम आई थी और तो कोई नहीं आया, रिसेप्शनिस्ट बोली। राहुल ने बूढ़ी औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। आरजू को पता था कि वो उस पर शक करेगा। वो भी उसकी तरफ देखने लगी। राहुल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सोचा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी ईशान का फोन आया। वो साइड में जाकर फोन सुनने लगा। हेलो ईशान, कुछ हुआ? नहीं यार, वो कमीना बहुत ही चालाक निकला। जब हम उसके कमरे में थे उस वक्त वो हमारे कमरे में था। वहां भी उसने नोट छोड़ा है। साले ने लिखा है, कहा था ना कि ढूंढ ना पाओगे। तुम बताओ, कुछ पता चला? ईशान बोला, नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। पता नहीं चला कहाँ गया। यार रुक, एक मिनट, एक बूढ़ी औरत है, उस पर नजर रखता हूँ, मुझे वो कुछ और लगी। कहकर राहुल भागकर रिसेप्शन पर आया, पर वहां कोई नहीं था।
उसने जल्दी से रिसेप्शनिस्ट से पूछा, वो जो वहां आंटी बैठी थी वो कहाँ गई? वो अभी अभी बाहर टैक्सी में बैठकर चली गई। सुनकर राहुल ने गुस्से में रिसेप्शन टेबल पर मुक्का मारा। उसमें क्रैक आ गया। रिसेप्शनिस्ट भी डर गई। राहुल को कुछ ख्याल आया। वो उसी समय बाहर भाग गया। उसे जाने क्यों उस बूढ़ी औरत को छूने से उसे लगा मानो उसने आरजू को छुआ है। ये याद आते ही वो अपने घर की तरफ भाग लिया। उधर आरजू अपने ऑफिस पहुंच गई। उसने हैरी से कहकर होटल के कमरे दोबारा सेट कर दिए। फिर खुद जल्दी से कपड़े बदलने गई। वो कपड़े बदल कर आके अपने घर के लिए निकल पड़ी। वो घर पहुंची तो राहुल की कार खड़ी थी। वो जल्दी से पिछली तरफ गई। इधर राहुल ने आते ही लिजा से पूछा, आरजू कहाँ है? जी वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उन्होंने कहा था कि डिस्टर्ब मत करना, तो मैंने नहीं किया। लिजा अभी बता ही रही थी कि राहुल ऊपर कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया, फिर आवाज लगाई, आरजू, आरजू, पर अंदर कोई हलचल नहीं हुई। राहुल ने लिजा को आवाज लगाई कि कमरे की चाबी लाओ। लिजा ने चाबी लाकर दी। राहुल ने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला। अंदर बेड पर आरजू सो रही थी। राहुल उसके पास गया। उसने धीरे से आरजू के माथे को चेक किया। उसे तेज बुखार था। उसने हल्के से आरजू को जगाया। वो नहीं जागी। उसने उसकी नब्ज चेक की, सब ठीक था। उसने लिजा को पानी पकड़ाने को कहा। खुद दवा निकालकर उसने उठाकर दवा लेने को कहा। उसने बहुत प्यार से उसे दवा खिलाई। आरजू ने उसके हाथ से दवा लेकर खा ली। उसका बुखार ठीक नहीं हुआ था, पर वो मिशन नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो बुखार में ही चली गई। और लड़ाई करते वक्त उसके कंधे पर चाकू से चोट लग गई और काफी खून निकल रहा था। डार्क रंग के कपड़ों के कारण पता नहीं चला, लेकिन जब राहुल ने उसे दवा देने के लिए उसके कंधे पकड़े तो उसके हाथ में चिपचिप हुई। उसने आरजू का फटा कमीज और जख्म देखा। वो देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, ये कैसे लगी? पता नहीं, मुझे तो नींद ही बहुत आ रही थी। पता नहीं कब, कैसे और कहां से ये चोट लगी। आरजू मासूमियत से बोली। अच्छा आराम से बैठो, मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूं, राहुल बोला। राहुल ने जख्म के पास से फटे कमीज को और फाड़ दिया। उसने जख्म को साफ करके उस पर दवा लगाई। वो धीरे धीरे दवा लगा रहा था कि उसे तकलीफ ना हो। आरजू आराम से दवा लगा रही थी। उसे राहुल पर प्यार आ रहा था। अचानक से उसे होटल में निक्की को लेके हुई बात याद आ गई। उसकी खुशी वही दब गई। उसके शरीर में कंपन हुआ। उसे अब राहुल के छूने से अजीब लग रहा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये उस निक्की को इतना चाहता है तो क्यों मुझे आस दे रहा है? उसने खुद को समझाया कि राहुल को उससे सिर्फ हमदर्दी है। वो प्यार समझ बैठी। उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। राहुल की तरफ उसकी पीठ थी, पर उसके शरीर के हिलजुल को और कंपन को राहुल ने महसूस किया। उसे लगा कि आरजू को दर्द हो रहा है। उसने पूछा, दर्द हो रहा है? आरजू ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी आंखों से पानी बह निकला। राहुल ने मरहम पट्टी की और उसे सहारा देकर बिठाया। फिर अलमारी से उसके लिए कपड़े लाकर उसका कमीज खोलने लगा। आरजू ने कमीज पकड़ लिया। बोली, राहुल आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, तुम हिलाकर उसे और खराब मत करो। कपड़े ही तो बदलने हैं, मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा करता हूँ, लिजा को कह देता हूँ, राहुल बोला। नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। लिजा को क्यों परेशान करना है? मैं नहीं चाहती कि मेरे चोट के बारे में पता चले और वो मेरा मजाक उड़ाए कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे चोट लगी है। आरजू बोली, ठीक है, फिर मुझे हेल्प करने दो, मैं पीछे ही खड़ा रहूंगा, आगे नहीं आता। लाओ बाहें निकालो, राहुल बोला। आरजू को मानना पड़ा। उसने धीरे से कमीज में से बाहें निकाली, फिर दूसरी निकाली। राहुल ने पीछे से कमीज पकड़कर उसके कंधों पर दे दिया। फिर दूसरा कमीज लेकर उसकी बाहें डाली और घुमाकर दूसरी बाह डालने के लिए कमीज की दूसरी बाह पकड़ी। फिर नीचे वाला कमीज नीचे गिरा दिया। उसने ये सब इतने ध्यान से किया मानो पता ही नहीं कब से ये काम करता रहा। वो जितना शालीनता दिखा रहा था, आरजू उतना ही उसके तरफ खींची जा रही थी। फिर राहुल आगे बटन बंद करके आया। आरजू ने एक हाथ से कमीज कस के पकड़ रखा था। राहुल उसके हाथ को देखकर मुस्कुराया और उसे छेड़ने के लिए बोला, तुम इस तरह पकड़ के साबित क्या करना चाहती हो? जो देखना है वो तो मैंने देख ही लिया। आरजू ने झट से नीचे की ओर देखा, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। फिर राहुल क्या कह रहा है? उसने राहुल को देखा, वो हंस रहा था। तब उसे पता चला कि राहुल ने मजाक किया है। वो मुंह बनाकर बोली, मेरी ऐसी हालत है और आपको मजाक सूझ रहा है? जाओ
मैं खुद ही कर लूंगी। आरजू ने झिड़कते हुए कहा। अच्छा बाबा, नहीं करता मजाक, ठीक है, पर हेल्प करने दो। मैं नहीं चाहता कि जख्म ज्यादा बढ़ जाए और मुझे ज्यादा दिन तुम्हारी सेवा करनी पड़े। एक बात बताओ, कहीं तुमने जानबूझकर मुझसे सेवा कराने के चक्कर में तो नहीं चोट खा ली? राहुल ने बोलते बोलते उसके बटन बंद कर दिए। आरजू को उसकी बात से गुस्सा आ गया। वो भूल ही गई कि वो उसके बटन बंद कर रहा है। उसने गुस्से से कहा, आप करते होंगे ऐसा, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, जाओ दफा हो जाओ। चलो छोड़ो, माफ करो, मैंने तो तुम्हारा ध्यान फटकाने को कहा था। तुम तो बच्चों की तरह बात बात पर नाराज हो जाती हो। अच्छा, खाना खाओगी? मैंने लीजा से खाना बनाने को कहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब गुस्से में कहीं मुझे ना खा लो। राहुल ने हंसते हुए कहा। आरजू ने मुंह फुलाकर ही रखा। उसे गुस्सा आ रहा था, वो कुछ नहीं बोली। राहुल ने उसका मुंह देखकर जान लिया कि ये अभी भी नाराज है। उसने पूछा, खाना नीचे जाकर खाओगी या यही मंगवाओ? चलो नीचे चलते हैं। नहीं, मैं यहीं पर खाऊंगी, आरजू बच्चों की तरह जिद में बोली। राहुल ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा दादी अम्मा, यही खा लेना। कहकर उसने लीजा को कॉल करके खाना ऊपर लाने को कहा। लीजा खाना ले आई। राहुल ने उसे खाना खिलाया। आरजू बोली, आप भी खा लो। मैं बाद में खा लूंगा, तुम खा पी कर सो जाओ, राहुल बोला। उसे लिटाकर राहुल स्टडी में आया। उसने लैपटॉप खोलकर ईशान की भेजी डिटेल्स देखी। उसमें फोटोज थी, सीसीटीवी फुटेज थी और एंट्री रजिस्टर था। सीसीटीवी में कहीं कुछ नहीं था। फोटोज में उस क्लर्क की उस वक्त की पिक्स थी जब ईशान और ये उसके कमरे में उससे पूछने गए थे। राहुल ने उसकी फोटो जूम करके देखी। उसमें उसका साइड का चेहरा नजर आ रहा था। उसका नाक और होठ कुछ जाने पहचाने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हर बार ऐसा क्यों लगता है जैसे वो इसे जानता है। उसने अगली फोटो निकाली, ये उसकी पीठ की थी। उसे कुछ शक हुआ। उसने फोटो जूम की तो उसे उसके कमीज पर बाएं कंधे पर लाल दाग दिखा। वो देखने में खून लग रहा था। ये बिल्कुल उसी जगह था जिस जगह आरजू के कंधे पर चोट लगी थी। राहुल ने उसकी साइड फेस की फोटो का प्रिंट निकाल के देखा। हाँ, ये तो आरजू जैसा लग रहा है। राहुल को झटका लगा, लेकिन उसने दूसरे ही पल सोचा, मैं भी पागल हूँ, कहाँ वो शातिर टाइगर और कहाँ ये नाजुक सी आरजू। और वैसे भी बेचारी इतने दिन से बीमार पड़ी है, वो ये काम कैसे कर सकती है? ये मार धाड़ आरजू के बस की बात कहाँ? मैं भी क्या क्या सोचता हूँ। उसने वो फोटोज दराज में रख दी। दराज में उसे डाइवोर्स के पेपर दिखे। उसने वो पेपर उठाकर टेबल पर रखकर पढ़े। मुझे आरजू को ये दे देने चाहिए, वो इस रिश्ते में ज्यादा ना उलझ जाए। वो मुझसे उम्मीद ना रखने लगे। उसने दराज में से एक और पेपर निकाला जिसमें एलुमनी पेपर लिखा था। राहुल ने ये घर, एक मॉल, एक होटल, 2 कारें, बहुत सी ज्वेलरी और 20 करोड़ उसके नाम किया था। तलाक होने की सूरत में ये सब आरजू को मिलना था। राहुल के आने के बाद आरजू राहुल को याद कर रही थी। उसे राहुल का उसे खाना खिलाना याद आ रहा था। उसका प्यार से कपड़े बदलना याद आ रहा था। ये सब सोचता हुआ उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। तभी उसका फोन बजा। मैसेज आया था। उसने देखा, हेड ऑफिस से था। उसमें एक एड्रेस लिखा था, 689 फ्री फोर्ट लेन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। आरजू के चेहरे की खुशी एकदम से फीकी पड़ गई। वो मिशन को इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसने मैसेज किया, डेट। उसी वक्त रिप्लाई आया, सब मिल जाएगा। आरजू ने हैरी को फोन किया। हैरी, ये क्या, अभी तो एक मिशन खत्म हुआ है, तुम्हें पता है? मुझे चाकू लगा है, बुखार भी नहीं ठीक हुआ अभी तक। अब अगला मिशन दे दिया। मैं नहीं करूंगी, तुम देख लो क्या करना है, ठीक है? अभी कुछ दिन हुए अमेरिका से आए हुए, अब फिर जाना। जब से शादी की है पापा से भी नहीं मिली। आरजू बोलती चली गई। तुम आरजू ही बोल रही हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और ही है? तुम तो हर मिशन करने को तैयार थी। ये पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हो। और तुम ये एक्सक्यूजेस भी कैसे कैसे दे रही हो? पापा से नहीं मिली तो ऐसा कह रही हो जैसे हमेशा पापा के पास ही रहती थी और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। एक बार बेचकर दोबारा उन्होंने तुम्हारा हाल भी नहीं पूछा और तुम उनके कारण मिशन छोड़ना चाहती हो। चाकू लगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने तो मिशन उस वक्त नहीं छोड़ा जब 5 गोलियां लगी थी। अब क्या हुआ? कहीं तुम्हें राहुल से प्यार तो नहीं हो गया? अभी कुछ दिन पड़े हैं, ऐसा करो थोड़ा सोच लो फिर बताना, कहकर हैरी ने फोन काट दिया। आरजू सोचने लगी,
हैरी सच ही तो कह रहा है, मैंने कभी मना नहीं किया। आज कैसे मना कर दिया? कहीं सच में मुझे राहुल से प्यार तो नहीं हो गया? प्यार हो भी गया तो क्या बुराई है, पति है वो मेरा, शादी हुई है हमारी। सोचते सोचते वो सो गई। अगली सुबह को दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। उसने कहा, आ जाओ। राहुल अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने वो फाइल टेबल पर रखी और आरजू के पास आया। उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है। राहुल ने उसके माथे पर हाथ रखा। अब बुखार नहीं था। फिर उसने उसके सामने से बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाए और आरजू की तरफ देखा। आरजू कुछ नहीं बोली। उसने 2 बटन खोल के कमीज पीछे को गिरा दिया, जिससे उसका जख्म दिखने लगा। वो पीछे गया। उसने देखा जख्म बिल्कुल ठीक था, कोई खून नहीं लगा था। उसने उसी तरह कमीज ऊपर किया और बोला, अब ठीक ही लग रहा है, जख्म गहरा नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। राहुल ने उसे दिलासा दिया। फिर आरजू को वो फाइल देकर बोला, इसे ध्यान से पढ़ लो, फिर जवाब देना। कहकर वो जाने लगा। फिर मुड़कर बोला, मैं लिजा को भेजता हूँ, वो कपड़े बदलवा देगी, फिर नाश्ता करके आराम करना। आरजू ने अच्छे बच्चे की तरह सर हिलाकर ओके कहा। राहुल ने फाइल आरजू को दी और जल्दी में कमरे से बाहर निकल गया। आरजू वो फाइल खोल के देखने लगी। राहुल नीचे आया और लिजा से बोला, मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा हूँ, आरजू का ध्यान रखना। अगर वो कहीं जाना चाहे तो जाने देना, घर पर बैठी भी बोर होगी, उसे खाना टाइम पर खिला देना। कहकर राहुल चला गया। उसे लग रहा था कि वो आरजू को चाहने लगा है, इसलिए वो ट्रिप का बहाना करके उससे दूर जा रहा था। उसे ये भी था कि कहीं आरजू तलाक से इनकार न कर दे, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल के जाने के बाद आरजू ने वो फाइल खोल कर देखी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तलाक? ये कैसे हो सकता है? हमारे बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है। अगर तलाक ही लेना था तो मुझे ये उम्मीद क्यों दिखाई? क्यों मेरी इतनी परवाह की? क्यों नहीं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले और राहुल के साइन पर गिरे। उसका नाम बिगड़ गया। तलाक नामे पर कई आंसू गिरे और अक्षरों को बिगाड़ गए। उसने आगे देखा। आगे प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जो इसे तलाक के बाद मिलनी थी। उसने वो पेपर्स फाड़ दिए। जब राहुल ही उसे नहीं मिलेगा, इन पैसों का, जमीन जायदाद का वो क्या करेगी? उसने सोचा राहुल अपनी जगह ठीक है। वो निक्की को चाहता है तो किसी और के साथ रहना उसके लिए असहनीय होगा। मेरा तो दिमाग ही खराब है, जो सब कुछ जानते हुए भी उसे प्यार कर बैठी। मैं भी क्या करती? मुझे इतना प्यार कभी किसी ने दिया ही नहीं। प्यार नहीं, वो हमदर्दी थी, और मैं पागल उसे प्यार समझ बैठी। मुझसे ही गलती हुई, सजा भी मुझे ही भुगतनी है। वो घुटनों में सर देकर काफी देर तक रोती रही। फिर उसे ध्यान आया। उसने तय किया कि वो अब यहाँ और नहीं रुकेगी। उसने हैरी को फोन किया। हेलो हैरी, मैं मिशन के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे लगा कि तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कभी ना नहीं कहा, तो इस बार क्यों करूँ? ऐसा करो, टिकट बुक करा के मुझे सेंड कर दो। ये हुई ना टाइगर वाली बात। ठीक है, मैं टिकट करा के अभी भेजता हूँ, तुम पैकिंग कर लो। हैरी चाहता था कि ये राहुल से दूर हो जाए। उसे राहुल बिल्कुल पसंद नहीं था। राहुल का कैसानोवा होना उसे बहुत बुरा लगता था। ऊपर से वो आरजू को चाहता भी था, इसलिए वो चाहता था कि आरजू किसी ऐसे को चाहे जो बदले में उसे प्यार दे। वो टिकट कराने लगा। वो जल्द से जल्द टिकट कराना चाहता था। एक ही टिकट मिली, वो खुश हो गया। उसने आरजू की टिकट करा के उसे सेंड कर दी। आज शाम की टिकट थी। आरजू ने टिकट देखी। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो खुद से बोली, चलो आरजू, अच्छा हुआ उसके आने से पहले चली जाऊंगी। शायद वो यही चाहता है। उसने अपनी पैकिंग की। उसने कमरे में लगी राहुल की फोटो को ध्यान से देखा, फिर फोन पर उसकी फोटो खींच ली। उसने राहुल की दी एक भी चीज नहीं ली। शादी में मिली अंगूठी भी फाइल के अंदर रख दी। आरजू के पास अपने कपड़े भी नहीं थे। शादी में वो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। सारे कपड़े राहुल ने दिए थे। उल्टा उसके पापा राहुल के पापा से 2 करोड़ ले गए थे। ये याद आते ही उसने फोन से अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उसके अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख थे। ये उसकी तनख्वाह के पैसे थे, जो हर महीने हेड ऑफिस से उसके खाते में आ जाते थे। उसने राहुल के 20 करोड़ के चेक से राहुल का अकाउंट नंबर निकालकर अपने पास रख लिया। उसने तय किया कि वो अमेरिका जाने से कुछ देर पहले उसके पैसे उसे लौटा देगी। उसने इन पैसों के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने अपने पापा को बहुत बार पैसे भेजे थे, पर अब और नहीं।
उसने अनीता को फोन करके जॉब से रिजाइन दे दिया। फिर उसने अपना पर्स उठाया, अपने जरूरी कागजात लिए और चल दी। नीचे लिजा ने उसे रोका नहीं, पर आरजू खुद ही बोली, थैंक यू लिजा, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है मैडम, सर ट्रिप पर गए हैं तो आप अकेले क्या करोगी, आप भी घूम आना, लिजा बोली। लिजा को बाय कहकर आरजू निकलनी। लिजा बोली, मैडम कार ले जाओ। नहीं, टैक्सी कर लूंगी, मुझे कार चलानी पसंद नहीं है, कहकर आरजू बाहर आ गई। उसने भरी आंखों से घर को देखा, फिर सड़क पर आ गई। कुछ देर में वो हैरी के पास पहुंच गई। उसने पूछा, तुमने पैकिंग कर ली? नहीं, मेरी टिकट नहीं हुई। तुम जाओ, वहां बंदा आ जाएगा, तुम्हें ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ के काम खत्म करके 1-2 दिन में आया। मनीषा से मिली थी? हैरी बोला। मनीषा अभी वापस नहीं आई है, सो मैंने उसे फोन करके बता दिया कि मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। हैरी, मुझे शॉपिंग करनी है, चलो मेरे साथ। फिर वो हैरी के साथ मॉल गई। उसने अपनी जरूरत का हर सामान खरीदा। शाम को सही समय से उसने फ्लाइट ले ली। उसने एक बार शहर को देखा, उसकी आंखें फिर नम हो गई। वो फिर रोने लगी। जिंदगी में पहली बार उसे प्यार हुआ। क्यों उसे राहुल से ही प्यार हुआ। प्लेन में बैठी आरजू राहुल के बारे में सोच रही थी। उसने अपना टाइम पास करने के लिए सामने पड़ी मैगजीन उठाई। उसके कवर पर राहुल की फोटो थी और टाइटल था द हैंडसम बिजनेसमैन कैसानोवा ऑफ इंडिया। नीचे उसकी अलग अलग मॉडल्स और हीरोइन के साथ फोटोज थी। उसने पेज पलट कर देखा। सारी मैगजीन राहुल के बारे में भरी पड़ी थी। राहुल हर पोज में जच रहा था। वो उसे देखे जा रही थी और रोए जा रही थी और खुद को कोस रही थी कि क्यों उसने राहुल से प्यार किया। इतने लड़के मिलते हैं, उसे राहुल ही मिला था प्यार करने को। उसने तय किया कि वो उसे भुला देगी। सिंघानिया होटल। राहुल अपने होटल की पिछली महीने की रिपोर्ट देखने आया था। उसने हमेशा की तरह सब कुछ ध्यान से देखा। आज जाने क्यों उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था मानो कुछ उससे दूर हो रहा है। उसका दिल घबरा रहा था। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। अचानक वो सब छोड़कर कार लेकर निकल गया। वो पछता रहा था कि उसने क्यों आरजू को तलाक के पेपर दिए। वो उसे चाहने लगा था। निक्की से किया वादा इसका बचपना था, पर आरजू से प्यार उसका जवानी का पहला प्यार था। वो उसे नहीं छोड़ सकता। तलाक देना तो दूर की बात, वो कार तेज और तेज चला रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो घर पहुंच गया। उसने बेल बजाई। लीजा ने दरवाजा खोला। वो बिना देखे आगे बढ़ गया। वो सीधे आरजू के कमरे में गया। कमरा खाली था। बेड पे फाइल पड़ी थी। उसने फाइल उठाई और खोल के देखी। आरजू ने पेपर्स पर साइन कर दिए थे। उसने देखा कि पेपर्स पर छींटे थे। उसने उन छींटों पर हाथ फेरा। उसे आरजू का दर्द महसूस हुआ। उसे समझ आ रहा था कि उसके आंसू है। वो तलाक नहीं चाहती थी। कितना रोई है वो। मैंने क्यों उसे ये दर्द दिया, क्यों उसे कोई खुशी नहीं दे सका। वो रोने लगा और आरजू का नाम ले लेकर कहने लगा, आरजू, आरजू, आई एम सॉरी, आई लव यू। लीजा सुनकर खुश हो रही थी। वो चाहती थी कि दोनों एक हो जाए। राहुल ने देखा कि आरजू ने चेक और प्रॉपर्टी के पेपर फाड़ दिए हैं। उसने उन पेपर्स को चूमा। वो खुश था कि आरजू और लड़कियों की जैसी नहीं है। वो अपने किए पर पछता रहा था। उसने अलमारी खोलकर देखी। आरजू के सारे कपड़े वहीं पड़े थे। वो उठकर नीचे आया और लीजा से पूछा, आरजू कहाँ है? लीजा बोली, वो बाहर गई है, आने का कुछ नहीं कहा, बस कह गई कि जा रही हूँ। कपड़े ले गई है क्या? नहीं सर, सिर्फ पर्स ले गई है। उसके हाथ में और कुछ नहीं था। आपने मना किया था इसलिए मैंने रोका भी नहीं, लीजा बोली। राहुल ने सोचा कि वो शॉपिंग के लिए गई होगी, आ जाएगी, पर आधी रात हो गई। वो वेट करता रहा, वो नहीं आई। वो वेट करते करते सो गया। सुबह उठते ही वो आरजू के कमरे में गया। कमरा वैसा ही था जैसा उसने कल छोड़ा था। उसने हर तरफ देखा पर वो नहीं मिली। उसने लीजा से पूछा, आरजू नहीं आई क्या? नहीं सर, वो नहीं आई, लीजा बोली। राहुल चुपचाप अपने कमरे में तैयार होने चला गया। तैयार होकर वो सीधे आरजू की कंपनी में पहुंचा। उसने अनीता को बुलाया और उसने पूछा, असल में मुझे आरजू से काम था, उसे भेज दो। वो तो चली गई, कल ही उसने रिजाइन किया है। कह रही थी कि अमेरिका वापस जा रही है। मैंने भी ज्यादा पूछा नहीं। हाँ, अगर कॉल करेगी तो बता दूंगी। अनीता ने सोचा कि इसे कोई ऑफिस का काम होगा। राहुल वहां से कैसे आया वही जानता है। वो कार में बैठते ही रो पड़ा। वो फूट फूट कर रोया। वो अमेरिका चली गई है। अमेरिका इतना बड़ा है, वहां उसे ढूंढना नामुमकिन है। कैसे ढूंढेगा? आरजू, प्लीज लौट आओ। आरजू 17 घंटों का सफर करके अमेरिका पहुंच गई।
उसने वो मैगजीन अपने साथ ले ली। वो याद रखना चाहती थी कि उसने इस तरह के बंदे से प्यार किया। वो बाहर आई तो उसे लेने एक बंदा आया हुआ था। वो अपना नाम पढ़ के उसके पास गई। उसने बताया कि मैं आरजू हूँ। वो बोला, हेलो, वेलकम डियर, आई एम योर कॉलीग जैक स्मिथ। जैक बोला और आरजू का सामान पकड़ के ले चला। आरजू भी उसके पीछे चली गई। वो अभी भी राहुल के ख्यालों में ही खोई थी। कुछ देर में वो घर पहुंच गए। वो पहले भी यहाँ रही है, इसलिए उसे ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। पर पहले राहुल नहीं था, उसे किसी की चिंता नहीं थी। अब उसे राहुल की याद सता रही थी। वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। उसके दिल से राहुल का नाम मिट नहीं सकता था। जैक ने उसे खाने के लिए बुलाया। आओ, खाना खा लो। अरे, तुम्हें हिंदी आती है? नहीं, मुझे भूख नहीं है, आरजू बोली। हाँ, हिंदी सीखी है, खाना क्यों नहीं खाना? क्या हुआ, कहीं दिल तो नहीं लगा बैठी? जैक ने छेड़ा। जो समझना चाहे समझ लो, सब जानते हुए भी प्यार कर बैठी, आरजू बोली। फिर आरजू जगजीत सिंह की गजल गुनगुनाने लगी। समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने, चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। वाह, क्या बात है, क्या खूब कहा है शायर ने, चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। वाह, सच में मजा आ गया। लेकिन तुमने क्यों उंगलियां जला ली? इतनी समझदार हो, लोगों को खड़े खड़े बुद्धू बनाने वाली दिल हार बैठी। कोई बात नहीं, फोन पर बात कर लेना, जैक बोला। नहीं जैक, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, अभी कोई वास्ता नहीं रखना, आरजू दुखी होकर बोली। यू मीन ब्रेकअप हो गया? जैक ने हैरानी से पूछा। तुम ऐसा ही समझो, वैसे उसकी तरफ से कभी कुछ था ही नहीं, मेरी तरफ से प्यार था जो अब खत्म हो गया, आरजू बोली। सो सैड, पर खाना न खाना अच्छी बात नहीं, कोई और ज्यादा चाहने वाला मिल जाएगा, वक्त के साथ उसे भी भूल जाओगी, जैक बोला। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।